Hello, good evening, everybody. So we are doing Dum series, decoding UPSC mindset. अब prelims 2026 जैसे अप्रोच कर रहा है. Now students have this thing कि हमारी जो नॉलेज है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं. एक चीज समझ लें कि यूपीएससी के प्री के एग्जाम में लिमिटेड नॉलेज अगर आपके पास है एंड इफ यू हैव द एल्गोरिदम और पैटर्न्स जो यूपीएससी सेट करता है, अगर आपने वो डिकोड कर लिए हैं, देन विद लिमिटेड नॉलेज यू कैन क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम. एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है इट इज अनसर्टेन. मतलब आप जब पेपर दे के भी आएंगे तब भी ये डर लग रहा होगा कि मेरा होगा या नहीं होगा. और बहुत ही कम होते हैं एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स एग्जाम इज इन इट्स नेचर इज वेरी अनसर्टेन. और उसी चीज को अगर आप लिमिटेड नॉलेज को पैटर्न डिकोड करके सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट इज द ओनली वे. अकेली नॉलेज के बेस पे प्रीलिम्स नहीं होता है. बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ एक बार, दो बार, तीन बार. जब भी उनका क्लियर हुआ, उनका एक ही चीज कॉमन थी कि हमारी नॉलेज नहीं बढ़ी है, बट हाउ टू यूज दैट नॉलेज इन द एग्जाम, वो हमने इंप्रूव किया तो हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया. और वो कहां से आई कि लिमिटेड नॉलेज को यूज किया जा सकता है, दैट इज पीवाईक्यूज. जो आप उसमें देखते हैं कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन सेट करता है और कैसे उस क्वेश्चंस में स्टेटमेंट सेट करता है. अगर वो माइंडसेट एग्जामिनर का आपने डिकोड कर लिया, देन द पाथ बिकम्स इजी. फिर आपके कट ऑफ से 15-20 नंबर ज्यादा आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. एंड वी हैव डिस्कस सो मेनी पेपर्स 2024 से लेके 23, 22, 21, 2020, 2019 और आज हम करेंगे 2018 का पेपर. भाई ये जो हमारी दम सीरीज है डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट, दिस होल सीरीज इज अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल. अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस 2015 टू 2025. वहां पे अप्रॉक्सीमेट आपकी 32 to 35 वीडियोस होंगी. अभी हमने उस पे अराउंड 25 अपलोड कर दी हैं और बाकी रिमेनिंग जो भी 10-12 वीडियोस हैं वो आपकी अपलोड होती रहेंगी डेली. अगर आप इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ट्राई टू वॉच दोज वीडियोस. आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि भाई हां, लिमिटेड नॉलेज से ही मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर सकता हूं. और ये ऐसा कुछ वो नहीं है मंत्र कि आप एलिमिनेशन हैक्स हैं, ट्रिक्स हैं, कुछ नहीं है ये. भाई एक एग्जामिनर है, उसको क्वेश्चन सेट करना है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं एंड इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड दोज लिमिटेशंस. और जो वो पैटर्न सेट करता है क्वेश्चन को गलत करने में, वो भी बड़े लिमिटेड है. तो ये कोई वो चीज नहीं है सब्जेक्टिव, इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक अप्रोच इफ यू वांट टू क्लियर एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स, चाहे वो कोई भी हो. बट हर एग्जाम के एग्जामिनर का तरीका है क्वेश्चन सेट करने का, और यूपीएससी के एग्जामिनर का तरीका 2015 से लेके 25 तक वही का वही है कि कैसे क्वेश्चंस को गलत करना है. बहुत ही कम तरीके हैं एंड वी हैव डिकोडेड ऑल दोज पैटर्न्स. हमने कुछ याद नहीं किया है कि हाँ भाई ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा. हमने उसको इंटरनलाइज किया है. जो लास्ट 2024 से लेके हमने 19 पेपर देखे हैं, इन दोज 5-6 पेपर्स हमने उन चीजों को इनकलकेट किया है, इंटरनलाइज किया है. आप जब पेपर देने जाएंगे आप उस चीजों को बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दिस इज द बेस्ट वे टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम. आप अगर सिर्फ नॉलेज के बेस पे जा रहे हैं, दैट विल बी द ब्लंडर. बहुतों ने ऐसा किया है बट दैट बैकफायर्ड. दैट्स व्हाई वी मेड दिस सीरीज कि भाई आपको पाथ में कैसे हम थोड़ा सा पाथ इजी कर पाए, दिस इज द ओनली वे. एंड आई होप ये सीरीज आपको हेल्प भी कर रही होगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद 2018 का पेपर. सेट इज ए. हम जो भी पेपर कर रहे हैं उसका सेट ए ही है और हम उससे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अब पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी in the opposition was the स्वतंत्र पार्टी. Just give me a second. अब ठीक है, अब वो नहीं आ रहा है. स्वतंत्र पार्टी. अब जो पहली स्टेटमेंट है, अगर मैं आपसे पहली स्टेटमेंट के बारे में पूछूं, ये पहली स्टेटमेंट है, ये किसी को आती होगी? भाई कौन पढ़ता है कि पहली लोकसभा जो हुई थी इलेक्शंस की, उसमें कौन सी पार्टी जीती थी? इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब भी जो 17th या 18th लोकसभा है उसमें कौन सी पार्टी फर्स्ट आई, वो आपको पता होगा. कौन सी थर्ड फोर्थ आई आपको वो नहीं पता होगा.
अगर आपको रीसेंट इलेक्शंस में पार्टीज का नहीं पता कि कैसा परफॉर्मेंस था, तो पहली लोकसभा में कौन सी पार्टी ऑपोजिशन थी वो कैसे पता होगा आपको? तो ये स्टेटमेंट किसी को नहीं आती होगी। अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें, ये स्टेटमेंट किसी को नहीं आती होगी, दिस स्टेटमेंट। तो अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपने ये पढ़ा और आपके दिमाग में टेंशन पड़ गई कि भाई ये तो मेरे को आता ही नहीं, बाकियों को आता होगा, आपने देखा ये स्टेटमेंट किसी को नहीं आती होगी, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, मुझे नहीं पता, ये फैक्ट है, क्या पता ये पार्टी चेंज कर दी गई हो, एग्जामिनर ने चेंज कर दी गई हो, कोई और पार्टी को नाम ये लिख दिया है। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे हो कि जो मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं हो सकता है, और मेरी नॉलेज लिमिटेड है, सभी की लिमिटेड है, उनसे भी नहीं हो पाएगा। अगर इस कॉन्फिडेंस से पेपर सॉल्व करेंगे, देन यू विल रिमेन काम इन द एग्जामिनेशन हॉल कि भाई ये स्टेटमेंट मेरे को भी नहीं आता, किसी को नहीं आता, ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेरे को नहीं आता, किसी को नहीं आता, तो ये कॉम्पिटिशन डिसाइड ही नहीं कर रहा है। आप अगली स्टेटमेंट में गए, इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। आपको भाई ये भी बड़ा फैक्चुअल है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहली बार 1969 में रिकॉग्नाइज किया गया। ना तो आपने ये लक्ष्मीकांत में पढ़ा है, ना कोई ये पढ़ता है। तो आपने देखा दोनों स्टेटमेंट हैं, मुझे दोनों ही नहीं आती, पर आप तब भी क्या है, काम है, कंपोज्ड है पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में। अगला देखते हैं, बिकॉज आपको एक चीज बताई है हमने, जब तक हम सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ नहीं लेते तब तक क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। एक स्टेटमेंट पढ़ के या क्वेश्चन पढ़ के हम अपना क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ के, उसके सारे स्टेटमेंट पढ़ के, सारे ऑप्शंस नहीं देख लेते, तब तक हम स्किप नहीं करेंगे। बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि अगर एक भी चीज पकड़ ली उससे भी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट इज, इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as leader of opposition। अब आपको इतना तो पक्का पता है भाई, ये लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं कि भाई कितना होता है वो परसेंटेज, 10% ऑफ सीट्स होती हैं। कितनी सीट्स हैं हमारी लोकसभा में? मान लो 543 सीट्स हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं, 543 सीट्स हैं, 10% कितना हुआ? 50 के राउंड नंबर हुआ। और वो नंबर 75 कैसे हो जाए? तो आपने देखा पहले होता ही परसेंटेज में है, नंबर्स में तो होता ही नहीं है। तो आपने यहीं से पकड़ लिया, एग्जामिनर ने यहां पे क्या किया है, गेम खेली है, तो आपने इसको क्रॉस कर दिया। जैसे ही आपने क्रॉस किया, आपको पता लग गया मुझे इनके बारे में पता नहीं है, ये मेरा गलत है, पर मुझे ये पक्का पता है कि अगर ये गलत है फैक्ट, और ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। अब 3 फैक्ट्स दिए हुए हैं, एक आपने डिटेक्ट कर लिया है। अब या तो जो बाकी बचे 2 फैक्ट्स हैं ये सही मान लो, या इनमें से एक गलत मान लो। पर हम जाके पहले ऑप्शंस देखते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में आपने देखा एक चीज कि भाई मुझे थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग करनी है। थर्ड रॉन्ग करते ही आंसर क्या आ गया? सेकंड। तो आंसर क्या आ गया? बी। आपको पता भी नहीं पहली 2 स्टेटमेंट, पर आपको पता है कि ये पक्का गलत है, उसी से आंसर आ गया है। दिस इज अ वे टू दो, आपको क्वेश्चन सही करने का तरीका है ये। अब आपको समझ में आया, सेकंड वाज करेक्ट, फर्स्ट वाज इनकरेक्ट, और ये भी इनकरेक्ट है। तो 3 फैक्ट्स हैं, उसमें 2 फैक्ट्स गलत दिए हुए थे, एक फैक्ट सही हुआ था। मतलब अगर 3 फैक्ट होते हैं तो उसमें 2 फैक्ट भी गलत हो सकते हैं। तो यह पक्का है कि 3 फैक्ट्स हैं, तीनों तो सही नहीं होंगे। 3 फैक्ट्स दिए हैं, तीनों तो कभी सही नहीं होंगे, 2 सही हो सकते हैं या 1 सही हो सकता है, यह हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। अगर हमारे में डाउट आता, मान लो ये ऑप्शन होता ही ना 2 ओनली, मान लो 2 ओनली भी होता, और यहां पे क्या होता 1 and 2, मान लो एक और ऑप्शन होता क्या 1 and 2, और एक होता 2 ओनली। मान लो पहले वाला 1 and 2 होता, तो क्या लगाते 2 ओनली या 1 and 2 ओनली? फिर वहां रिस्क आता कि ए या लगाता या बी लगाता। कई बच्चे क्या लगाते 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। कई लगाते नहीं भाई 2 ओनली। तो अब आप पे था कि आप क्या करते, फिर 50-50 पे आ जाती गेम। पर हम 50-50 वाले क्वेश्चन भी करेंगे ना, क्योंकि हमारा गोल क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी के बेस पे जाना है। 50-50 की प्रोबेबिलिटी है कि आप 50% सही हो सकते हैं, 50% गलत, पर एटलीस्ट 50-50 वाले तो अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे, बिकॉज जैसा पेपर है उसमें यू कैन नॉट लीव दोज क्वेश्चंस, क्योंकि फिर तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो वैसे ही आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो वहां भी हम करके आते हैं इसको। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू which of the following leaf modifications occur or occurs in the desert areas to inhibit water loss। मतलब क्या लीफ में चेंजेस आते हैं कि वाटर का लॉस ना हो, कहां पे? डेजर्ट्स में। अब मुझे बताओ, जब डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट में आप कैसे देखते हैं
जो ट्रीज होते हैं, जो भी वेजिटेशन होती है वो कैसी होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कैक्टस कहां मिलता है आपको, कैक्टस कहां मिलता है आपको, डेजर्ट्स में, मतलब कैक्टस का ये डेजर्ट का एक फीचर हुआ। अब हम वैसे देखते हैं कि लीफ में क्या चेंजेस आएंगे जिससे पानी कम लॉस हो। जैसे पहला यहां पे लिखते हैं, नीचे से पढ़ते हैं, जैसे हम आपको बताया था ना, कभी स्टेटमेंट पढ़े ना, कभी ऊपर से पढ़ लिया करें, कभी नीचे से, ये जरूरी नहीं है ऊपर से ही पढ़नी है। कई बार क्या होता है रैंडमली पढ़ते रहें, इससे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है एग्जाम में, क्योंकि जब आप कई बार ऊपर से पढ़ते रहते हैं तो आपको पहला स्टेटमेंट नहीं आया, वहीं से कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। बीच में रैंडम पढ़ते रहें ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी रहे कि आप हमेशा क्या है, टफ चीज पे नहीं जा रहे हैं, आपने अपना पाथ तय कर लिया, मिडिल पाथ चूज कर लिया। इससे थोड़ा बहुत फैक्ट पड़ता है पेपर में, क्योंकि पेपर में मेन चीज क्या है, इफ यू लूज योर कॉन्फिडेंस द गेम इज ओवर देन एंड देयर। तो बेस्ट चीज क्या होती है, आपको एग्जाम हॉल में अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, काम और कंपोज रहना है, अदरवाइज जो भी लिमिटेड नॉलेज है उसका भी सही यूज नहीं हो पाएगा। दोज हु हैव गिवन दिस एग्जाम दे विल कैन अंडरस्टैंड एंड कैन रिलेट टू दैट फीलिंग कि एग्जाम प्रेशर इज वेरी डिफरेंट। पेपर वो घर पे आके करेंगे अलग होगा उसका आंसर, एग्जाम में करेंगे अलग हो सकता है, बिकॉज वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो हमने देखा कैक्टस में क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, लीव्स नहीं होते, आपने बोला बिल्कुल सही बात है। आपने देखा टाइनी लीव्स, अब लीव्स अगर बड़े होंगे और लीव छोटा है, जितना छोटा होगा तो वहां पे वाटर का क्या होगा, लॉस भी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, कम होगा, तो अच्छी बात है ये। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, कैक्टस के लीव्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या वो वैक्सी होते हैं, बिल्कुल, अगर आपने देखा हो कभी भी कैक्टस का पत्ता तो वहां से वो वैक्सी होता है, वो वैक्स आपने टच की होगी कभी, वो आपको चिपकती होती है हाथ में, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 2 एंड 3 आंसर इज 1 2 एंड 3, आंसर इज डी। सिंपल जनरल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन, आपने बस डेजर्ट को ध्यान में रखा, एक चीज निकाली कैक्टस, उसके बेसिस पे आपने क्वेश्चन को कर दिया, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको देखें, अब ये क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहे हैं आपको एज पर एनएसएसओ 70th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स। मुझे एक चीज बताओ भाई, ये सर्वे ने एनएसएसओ ने किया, वो भी कौन सा, एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स का। क्या आप कभी ऐसे सर्वे पढ़ते हैं, इनफैक्ट आप तो वो भी सर्वे नहीं पढ़ते हैं जो बड़े क्या हैं, कॉमन है। ये तो बहुत ही यूनिक सर्वे है, स्पेसिफिक सर्वे है, ये कहां से पढ़ते होंगे आप। तो आपने देखा और पहले आप मुस्कुराए कि भाई ये क्वेश्चन तो किसी को नहीं आता होगा, बट आई विल नॉट लूज होप अंटिल आई रीड ऑल द स्टेटमेंट्स एंड ऑल द ऑप्शंस। तो अगर हम इस बेसिस पे कर रहे हैं, पहला पढ़ें क्या स्टेटमेंट है, राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स अमंग इट्स रूरल हाउसहोल्ड्स। सर्वे किया, मतलब रूरल हाउसहोल्ड्स में एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड का परसेंटेज जो है कहां पे ज्यादा है, राजस्थान में। भाई हमें क्या पता, राजस्थान में भी हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है, ये आप कैसे पता करेंगे, आप नहीं पता कर सकते, ना कोई लॉजिक लगा पाएंगे यहाँ पे। हमने इसको क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया, हो भी सकता है नहीं भी, फैक्ट भी हो सकता है, सिर्फ ये चेंज करना है सर्वे में, क्या पता ये चेंज किया हो। नेक्स्ट, आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री अ लिटल ओवर 60% बिलोंग्स टू ओबीसीज। पूरी कंट्री में जो एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड है उसमें से 60% के ओबीसीज को बिलोंग करते हैं। अगला देखते हैं 60% हो सकता है कि नहीं, देखते हैं, ये फैक्ट है, एक ये फैक्ट हो गया, एक ये फैक्ट हो गया। इन केरला a little over 60% of the agricultural households reported to have received maximum income from non agricultural activities। यहां पे भी वर्ड क्या है कि केरला में 60% एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड की जो इनकम आ रही है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा आती है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। अब मुझे एक चीज सिंपल सी बताएं आप इस क्वेश्चन में, यहां राजस्थान फैक्ट है, यहां 60%, यहां 60% फैक्ट है। अब 3 फैक्ट हैं, ये पक्का पता है कि ऑल 3 विल नॉट बी करेक्ट, ऑल 3 विल नॉट बी करेक्ट। तो हमारे पास नीचे ऑप्शंस देखते हैं हम, तो हम पहले ऑप्शन को ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ये ऑप्शन है, ये रहे। तो आपने देखा कि यहां राजस्थान, यहां 60, यहां 60, ऑल विल नॉट बी करेक्ट। अगर ये कभी एग्जामिनर नहीं करता, एग्जामिनर के पास सही अपॉर्चुनिटी थी इनको इंटरचेंज करने की, वो क्यों नहीं करेगा। आप एग्जामिनर के माइंडसेट में जाके देख रहे हो, उसे क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट गलत करनी होती हैं, और जहां पे फैक्ट्स आ गया वो सबसे आसान होती हैं गलत करनी। तो ये तीनों तो सही नहीं होगी, पक्का है ये तो 500%। अब आता है भाई यहां पे भी 60% है, यहां पे भी 60। अब मैं देखता हूं इंडिया में ओबीसी की परसेंटेज कितनी है,
एज कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन। कितनी है? 27% के आसपास, 30% के आसपास। तो पूरी कंट्री में अगर हम एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की बात करें, वो ओबीसी का मैं अगर बताऊं तो प्रोपोर्शनेटली कितना होगा? वो 30%। कितना हो जाएगा? 40%। कितना हो जाएगा? 20%। 60 तो नहीं हो पाएगा ना। मतलब आपने बोला कि जनरल कैटेगरी के पास एग्रीकल्चर लैंड कम है एज कंपेयर टू ओबीसीज, तो ये तो गलत बात हो गई है। फिर ओबीसीज वीक कैसे हुए? सोशो एंड इकोनॉमिकली वीक कैसे हुए वो? तो ये तो उस चीज को निगेट कर रहा है। तो आपने इसको क्रॉस कर दिया। आपने क्या कर दिया? क्रॉस, सेकंड क्रॉस कर दिया। आंसर वैसे ही आ गया क्या? 1 एंड 3। तो आंसर इज सी। सिंपल हम लॉजिक लगाया यहां पे। आंसर 1 एंड 3। एक पकड़ लिया आपने, डिटेक्ट कर ली। वहां पे भी एक डिटेक्ट की थी, फर्स्ट क्वेश्चन में भी, यहां पे भी एक डिटेक्ट की, आंसर आ गया। अब आप ये भी देखो, दूसरी बात ये सोचो लॉजिक क्या है। यहां पे भी 60% डाटा, यहां पे भी क्या है? 60% डाटा। इस सर्वे में बहुत सारे डाटा होंगे, पन्नों में बहुत सारे डाटा होंगे। एग्जामिनर ने 2 ढूंढे, वो भी कौन से? सेम सेम। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ये। मतलब वो सेम नहीं थे, एग्जामिनर ने सेम किए हैं। ये डाटा एग्जामिनर कैसे ढूंढेगा कि मैं 2 डाटा ढूंढूं जिस दोनों में क्या हो? 60% हो। इट मींस देन वन इज फैब्रिकेटेड। इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट, इनमें से एक तो पक्का गलत है। तो 2 एंड 3 तो वैसे ही इकट्ठी नहीं हो सकती। तो ये भी गया, ये भी गया। बचा क्या? 2 एंड या 1 एंड 3, दो ही बचे। ये एक और तरीका है करने का कि दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकती, तो एक सही होगी। अगर एक सही होगी तो वो या तो 2 होगा या 1 3 होगा। पहले हमें पता नहीं है, तो हमें देखना है 2 और 3 में से कौन सी सही होगी। तो आपने लॉजिक लगाया, केरला में लोग इनकम कहां से लेके आते हैं? लोग कहां जाते हैं केरला में? बाहर। बाहर से क्या आते हैं? रेमिटेंसेस। और रेमिटेंसेस क्या है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो मतलब क्या है? सही है, थर्ड इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3। आपको अपना लॉजिक देखना है कि आप किस लॉजिक के बेस पे जा पा रहे हैं। सम विल अप्लाई दैट लॉजिक ऑफ ओबीसी, परसेंटेज लगा के वहां से आंसर आ जाएगा। कुछ लगाएंगे 60-60 का डाटा सेम कैसे हो गया? इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो गया? तो पक्का इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है। कौन सी ज्यादा सही है? आपने केरला का लॉजिक लगाया, तो वहां से भी आंसर आ गया। यू हैव टू रीच टू द आंसर डिपेंडिंग अपॉन विच नॉलेज यू यूज, दैट यू हैव ऑलरेडी हैव अ लिमिटेड नॉलेज। उस नॉलेज को एक्स्ट्रापोलेट कैसे करते हैं? तो if you cannot extrapolate your limited knowledge, then this exam is difficult. But if you have the capacity to use your limited knowledge, then this exam is easy. This is the whole approach of this UPSC prelims PYQ analysis, कि आप अपने लिमिटेड नॉलेज को अप्लाई कर पाए। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये समझ में आया ना? पहले 3 क्वेश्चन, आपको यहां से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि भाई बात तो बिल्कुल सही है। अब ये देखें, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पहला है द एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, वेयर एज सीपीसीबी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक्ट से बनी है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है। अब वेयर एज लिखें, दिस बट नॉट दिस। हमेशा जब भी कभी ऐसे आए कि दिस बट नॉट दिस, यही बोल रहा है ना ये, दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एक्ट बट दिस हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय एन एक्ट। तो दिस बट नॉट दिस हमेशा क्वेश्चन मार्क दिमाग में क्रिएट करता है, कहीं ये चीज यूपीएस ने अल्टा बदली तो नहीं कर दी है। या तो ये होता है कि दोनों क्या करते हो, इंटरचेंज किए हो, या क्या होता है दोनों सेम होते हैं पर जान के एक को अलग कर दिया जाता है। तो आपके माइंड में आया, मैं देखता हूं। और आपने देखा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये, हमने इसके काम को देखना है और एनजीटी के काम को देखना है, फिर हम इस स्टेटमेंट को और अप्रिशिएट कर पाएंगे। पर अभी आपके दिमाग में क्या है? डाउट है। अगला है द एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, वेयर एज सीपीसीबी मतलब ट्राइब्यूनल है तो किसका काम कर रहा होगा? ये जुडिशरी का, क्योंकि ये क्या होते हैं? क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज। अगर कोई क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है तो वो गवर्नमेंट ने एक्ट के द्वारा ही बनाई होगी। अदरवाइज तो अगर गवर्नमेंट की ही बॉडी है फिर तो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल वायलेट हो गया है। तो आपने देखा एनजीटी मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को हम सेपरेट करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर से। वो तभी होगा जब ये बॉडी क्या होगी? एक्ट से बनी होगी, गवर्नमेंट के अंदर नहीं होगी। अदरवाइज तो ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। और अगर ये जस्टिस दे रही है तो बाकी कोर्ट्स पे बर्डन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तभी ये बनाए हैं हमने क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज। सिंपल लॉजिक ऑफ पॉलिटी।
सीपी क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इट प्रमोट्स क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स, वेल्स एंड एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। भाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, कौन सा? वाटर एंड एयर पोल्यूशन। तो बात क्या बिल्कुल सही। तो सेकंड तो बड़ी लॉजिकल सी स्टेटमेंट है। अब आपके दिमाग में आया कि एक क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है, एक लॉजिकल है एक फैक्चुअल है। अब या तो मैं 1 और 2 दोनों मारूंगा, या मैं क्या मारूंगा? ओनली 2। ये तो मैं नहीं मारूंगा। अब आपने देखा कि भाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, क्या ये बॉडी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट के थ्रू तो नहीं बनी हुई है? अगर ये एक्ट के थ्रू बनी है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। अब आप अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाते नॉलेज के बेसिस पे, आपने अगर पढ़ा होता है एनवायरमेंट, तो ये कौन से एक्ट के अंदर बनी है? वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंदर बनी है। कौन सी? सीबीसीबी। इसके पास फाइन लगाने की पावर है, तो ये एक्ट से बनी हुई बॉडी है। तो ये क्या हो जाता? गलत। ये क्या हो जाता? सही। पर हां, इसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज की जरूरत थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, अदरवाइज आप कहां जाते? एटलीस्ट बी और सी पे तो पहुंच पाते, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, नो नॉलेज। लिमिटेड नॉलेज, सिंपल कि ये वाटर एक्ट के अंदर बनी है। अगर आप नहीं भी आपको पता था तो आप क्या लगाते? बी या सी। अगर आप और अच्छा सोच पाते, ये सोचते कि दो ही स्टेटमेंट हैं, एक लॉजिकल है एक फैक्चुअल है, एग्जामिनर के पास एक क्वेश्चन में गलत करने का पॉसिबिलिटी कहां पे है? यहां पे। तो इसके गलत होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है, तो इसको मैं गलत मानूंगा। तो ये क्या करूंगा? सही करूंगा। तो आंसर इज बी ओनली। तो आप उस रिस्क पे जा सकते थे, पर लगाते क्या? बी या सी में से। एटलीस्ट बी और सी में से क्लैरिटी होती है आपको, पर नॉलेज के बेसिस पे आप कहां पहुंच पाते? बी पे, ना कि सी पे। नेक्स्ट देखें, consider the following statements. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. भाई मुझे एक चीज बताएं, हमने कल पढ़ा था, ये PYQ पे है कि 9th शेड्यूल में जब लॉ रखे जाते हैं तो वो जुडिशरी से इम्यून हो जाते हैं। ऑफ कोर्स अब नहीं है ऐसा आफ्टर केशवानंद भारती केस, बट आपको पता है 9th शेड्यूल कब आया था? फर्स्ट अमेंडमेंट से, नेहरू जी के टाइम पे, हमने कल पढ़ा था। तो ये चीज PYQ वाली रिपीट हो रही है ना, तो PYQ की जो थीम्स होती हैं, दीज आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, अब बच्चे पूछते हैं कि हिस्ट्री के बारे में क्या करें, इतने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सर दिस एग्जाम इज कॉम्पिटिटिव, तो यू हैव वन गुड सोर्स कि मैं बाकियों से आगे चला जाऊं। वो क्या है? PYQs। आप कुछ ना करें, आपने हिस्ट्री पढ़ ली है, अब PYQs उठा लें। लास्ट के जितने 20-25 दिन बचे हैं आपके पास, रोज 1 घंटा बैठ के हिस्ट्री के PYQs करने हैं, और 2025 से लेके पीछे जाते रहे जहां तक जा पाएंगे, 1979 तक जाएं, 1990 तक जाएं। हर एक थीम आपने कही हो, नहीं आ रहा जाके रिवाइज करें नोट्स को। अगर ये कर लेंगे तो ये गारंटी है, जो हिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे, मान लो 15 आते हैं और उसमें से 7 क्वेश्चन डुएबल है, आपके 7 हो जाएंगे। इनफैक्ट आपके 8-9 भी हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो किसी के नहीं होंगे। तो आपके इस कंपटीशन में हिस्ट्री में आप बाकियों से अबव एवरेज है, गेम खत्म। ऐसे नहीं तैयारी करनी मुझे हिस्ट्री याद नहीं है, आपका काम है एक बार पढ़ ली है, PYQ पढ़ूंगा, देखूंगा आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो नोट्स रिवाइज करूंगा, उस थीम को अच्छे से पढ़ लूंगा, ये करता रहूंगा, लास्ट में जाऊंगा, बाकियों से मैं ऊपर होऊंगा, काम खत्म। दिस एग्जाम इज कॉम्पिटेटिव। हिस्ट्री में आपको एक्स्ट्रा एज होगी, और कोई तरीका नहीं हिस्ट्री को कवर करने का। हर बुक उठा के पूरी बुक को याद करने बैठेंगे, पागल हो जाएंगे। तो बाकी जो अब लास्ट वाले दिन होते हैं, इसमें बेस्ट क्या होता है? आपने पढ़ लिया है, अब जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन लगाते रहें, करते रहें, नॉलेज गेन करते रहें, रिकॉल करते रहें, रिवाइज करते रहें। बैकवर्ड अप्रोच इज मोर यूजफुल। और जो थीम्स इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने PYQ में देखी हुई हैं, उनको भी रिवाइज करते रहें साथ में। तो PYQ बेस्ड बैक स्टडी, साथ में जो PYQ की थीम्स हैं उनका एक्स्ट्रा रिवीजन, दिस इज द बेस्ट वे टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम। और लास्ट के टाइम में एंग्जाइटी को दूर करने का एक ही तरीका है, जितने ज्यादा MCQ करेंगे उतना कॉन्फिडेंस रोज बिल्ड होता रहेगा, और पेपर वाले दिन आप पे बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा। अगर आप MCQ नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे, उसमें कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है। माइंड विल बी एट पीस और एट काम लेवल व्हेन माइंड को लगेगा कि हाँ मैं MCQ सॉल्व कर पा रहा हूं। टेस्ट सीरीज का भी करें और PYQ को भी करें, बैलेंस कर ले। PYQ को देने 3-4 घंटे, टेस्ट सीरीज को 2-3 घंटे, और बाकी रिवीजन को टाइम देना है। और साथ में हिस्ट्री के लिए रोज का 1 घंटा 1.5 घंटा फिक्स कर लें, वो चलता रहेगा। अगर आपने हिस्ट्री आज 5 दिन पढ़ ली और बाकी नहीं पढ़ी, फिर क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस फिर डाउन हो जाएगा लास्ट में। तो हिस्ट्री के टच में रहें अब लास्ट तक, ये बेस्ट तरीका होता है कि आप हिस्ट्री में कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे। जितना मर्जी आपने पढ़ा हो, अगर आपने हिस्ट्री अब नहीं पढ़ी, कॉन्फिडेंस लूज होता रहेगा आपका। तो टच में रहें, 1-1.5 घंटा रोज हिस्ट्री को देते रहें। तो पहला क्या हो गया स्टेटमेंट कि पार्लियामेंट कैन प्लेस, भाई पार्लियामेंट और कौन करेगा वहां पे प्लेस?
अगर पार्लियामेंट नहीं करेगा तो पार्लियामेंट ही करता है ना, क्योंकि अगर 9th शेड्यूल है, मुझे एक चीज बताएं, 9th शेड्यूल में कोई चीज ऐड करनी है, मतलब संविधान को बदलना है, तो वो कौन बदलेगा संविधान को? पार्लियामेंट। सिंपल लॉजिक। द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। भाई आपने सिंपल पढ़ा ना, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। उसके बाद एक आइडिया आया था जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको जुडिशियरी रिव्यू नहीं कर सकती, तो कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट and no judgment can be made on it। तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। अगर ये इनकरेक्ट है तो पहला क्या है? सही आंसर इज ए। यहां सिंपल है, जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपने सिंपल कुछ डाटा फैक्ट्स हैं उसको एक्स्ट्रापोलेट करके यहां पे पहुंचे। सिंपल लॉजिक। आपने देखा 9th शेड्यूल को चेंज करना है, मतलब संविधान को अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड कौन करता है संविधान को? पार्लियामेंट। सिंपल। स्टेट तो संविधान को अमेंड नहीं कर सकती है, तो पार्लियामेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यू हैव लिमिटेड डाटा पॉइंट्स एंड यू आर एक्स्ट्रापोलेटिंग दोज डाटा पॉइंट्स। इफ दिस एबिलिटी टू एक्स्ट्रापोलेट योर लिमिटेड नॉलेज, अगर ये आपने अक्वायर कर ली तो काम हो गया आपका। ए, फिफ्थ का आंसर इज ए। नाउ 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मर्चेंट डिस्काउंट रेट? कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? भाई आपको नहीं पता क्या होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, आपने ये टर्म नहीं सुनी है, पर ऐसा ना पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। हम देखते हैं, क्योंकि आपको पहले बताया हुआ है, कई बार जब आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, उस स्टेटमेंट को पढ़ पढ़ के ही आप क्या पहुंच पाते हैं, यहां पे पहुंच पाते हैं। क्योंकि इसको अगर हम इसकी इटिमोलॉजी लगाएं कि इसका वर्ड का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई तो मतलब होगा, तो आपने स्टेटमेंट पढ़ी, उनमें से एक स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है, 3। जब आप सभी को पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ी है, स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? द इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक टू अ मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग अ पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड्स पर्टेनिंग टू दैट बैंक। आप जाते हैं शॉपकीपर के पास, आपने ये तो देखा होगा, वो बोलते हैं भाई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करो, कैश दे दो, क्योंकि जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो हमें चार्जेस लगते हैं। तो बंदा यही बोलता होता ना कि भाई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज ना करो, क्योंकि डेबिट कार्ड से हमारे पे चार्ज लगते हैं। तो इंसेंटिव तो नहीं देते हैं, इनफैक्ट मर्चेंट पे क्या होता है, मर्चेंट को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अब यह वर्ड क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये नाम आपको धोखा दे सकता है कि मर्चेंट को डिस्काउंट दिया जाता है। मर्चेंट को डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, इसमें नामकरण थोड़ा डिफरेंट है इससे। आपने प्रैक्टिकल लाइफ देखी, वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब इसका ऑपोजिट होता है। मतलब मर्चेंट हैज टू पे द मनी, सर्टेन मनी, if the merchant is accepting a payment by a debit card of the customer. The amount paid back by the banks to the customers when they use debit cards for financial transactions. आपको क्रेडिट कार्ड में फायदा होता है और डेबिट कार्ड में नहीं फायदा होता। आपने एक बार पेमेंट कर दिया था ना, आपको 10 रुपए वापस कर देते हैं, वो क्रेडिट कार्ड में हो सकता है, डेबिट कार्ड में नहीं होता है। अपना लाइफ देखें, प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके देखें। द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक for accepting payments from his customers through a bank debit cards। अब मुझे एक चीज बताएं, पहली स्टेटमेंट एंड द थर्ड स्टेटमेंट आर टोटली अगेंस्ट ईच अदर, ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। एंड आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास आल्सो, इफ इन द क्वेश्चन देयर आर टू स्टेटमेंट्स आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर एंड ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन इन दोनों में से एक करेक्ट होगी। तो ये आपने पैटर्न देखा, सोचा आंसर ए और सी में से है। ए तो नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है, तो आंसर क्या हो गया? सी। तो आंसर इज सी। अगला पढ़ लेते हैं। द इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मर्चेंट्स फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स, फॉर दिस नहीं। मर्चेंट्स को कहते रहते हैं भाई डेबिट कार्ड से ना करो, हमारे पे ज्यादा चार्ज लगते हैं। अगर आपने इतना भी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हो, और यह सब देखते हैं बिकॉज आप ट्रांजेक्शन करते हो डेली, समझ गए? तो आंसर क्या है? 1 और C। बस यही देख लेते हैं कि ए और सी ऑपोजिट हैं। अगर टू स्टेटमेंट्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो उनमें से एक स्टेटमेंट सही होती है, काम खत्म हो जाता है। दिस इज अ पैटर्न दैट वी हैव डिकोडेड कपल ऑफ टाइम्स इन पास्ट पेपर्स आल्सो। और ये भी हमने देखा हुआ है, इफ देयर आर टू सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स, तो उनमें से एक स्टेटमेंट सही होती है, एक गलत होती है। ये भी देखा है हमने बहुत बार। तो दिस इज द पैटर्न दैट वी डिकोडेड। द क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा होगा, पर जितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है उतना इजी होता है, दैट आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, और हमेशा प्रूफ भी हो रहा है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप,
What is or are the consequences of a country becoming the member of NSG? अगर कोई कंट्री NSG का मेंबर बन गया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, तो क्या है उसका एडवांटेज, क्या है? पढ़ते हैं आगे, लॉजिकली देखते हैं. It will have access to the latest and most effective nuclear technologies. But if you are part of a nuclear supplier group, it means that you can have a supply of nuclear technologies. तभी ये ग्रुप होगा, जो इसके मेंबर्स होंगे उन्होंने अपना ग्रुप बनाया होगा. आप ये देखना, कोई भी ग्रुपिंग बनती है तो क्या होती है, अपने मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ प्रमोट करना होता है. ये न्यूक्लियर वाला है तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज मिलेंगी उनको. बिल्कुल सही बात है. इट ऑटोमेटिकली, वर्ड क्या, ऑटोमेटिकली becomes a member of the Treaty of Non-Proliferation. NPT ट्रीटी का मेंबर बन जाएगा. अगर कोई कंट्री इसका मेंबर बना, वो इसका मेंबर बन जाएगा. इंडिया इसका मेंबर है? क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं. सिंपल अप्लाई कर देते हैं भाई, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, बट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनपीटी. इंडिया ने अभी साइन ही नहीं किया एनपीटी ट्रीटी. तो अगर हम एनएसजी का मेंबर बन गए, हम ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, एनपीटी का मेंबर. ये तो है ही नहीं है. यहां ये सोच लेते, इंडिया एनएसजी की मेंबरशिप की बात करता रहता था कि मुझे दे दो, ये बोल के कि मैं एनपीटी साइन नहीं करूंगा. इसका मतलब इंडिया ये तो नहीं बोल रहा होगा मुझे एनएसजी साइन करना है और मैं क्या करूंगा, उसे साइन करके एनपीटी का मेंबर ही बन जाऊंगा. तो हमारा स्टैंड है, हम तो ये तो कभी साइन नहीं करेंगे और हम इसका मेंबर बनना चाहते थे. मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी. और जब भी वर्ड है ना ऑटोमेटिकली, कुछ ना वर्ड्स हैं जैसे इट विल एलिमिनेट द गैस द पोल्यूटेंट्स, इट ऑटोमेटिकली, मतलब वो जान के बनाई गए वर्ड्स हैं. ये वर्ड्स कभी नहीं यूज होते हैं. ये एग्जामिनर अपने बनाए हुए वर्ड्स को यूज करता है स्टेटमेंट को गलत करने के लिए. इट ऑटोमेटिकली, इट कंप्लीटली एलिमिनेट्स. ये जो वर्ड्स हैं इनको ध्यान से देखा करें. तो आंसर इसका क्या है, ए इज द आंसर. 7th का आंसर इज ए. नाउ 8th क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें. अब ना ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है और ये टफ है भी, ये इसको छोड़ना भी चाहिए पर करना भी चाहिए. देखते हैं कैसे होगा. क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड दे हमें. विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवाई एन इक्वलाइजेशन टैक्स of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities. इंडिया ने डिसीजन लिया, हम क्या लगाएंगे, इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट ऑफर्ड बाय एन नॉन रेजिडेंट एंटिटीज. अब बताओ उस टैक्स के बारे में. इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. भाई वर्ड क्या है ऊपर, इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन नॉन रेजिडेंट एंटिटीज. मतलब एक रेजिडेंट एंटिटीज हैं, एक क्या है, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज हैं. अब नॉन रेजिडेंट हैं जो इंडिया में नहीं है पर काम इंडिया में कर रही हैं एडवर्टीजमेंट का और इनकम कमा रही हैं, उन पर टैक्स नहीं लग रहा है. एक रेजिडेंट एंटिटीज हैं, वो इंडिया में है तो उन पर टैक्स लग रहा है. तो इनको इक्वल करना है. अगर इक्वल करना है तो ये इक्वलाइजेशन टैक्स नाम रख दिया इसका. वो कह रहे हैं इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. भाई इसको तुम समझ सकते हो कि हां भाई किसी नॉन रेजिडेंट ने इनकम कमाई इंडिया से पर वो टैक्स दे नहीं रहा था तो हमने उन पे टैक्स लगा दिया 6% का. तो ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर होगा. तो आपने इसको मान लिया सही. एक क्या होगा, सही होगा लॉजिकली. नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर दिस. अगर आपने ये टैक्स लगाया, जो इक्वलाइजेशन था, उस बंदे ने जाके डीटीएए के अंदर क्या ले लिया, उसको रिफंड करवा लिया. तो फिर इक्वलाइजेशन कैसे हुई? तो मतलब ये डीटीएए के अंदर तो नहीं आएगा, नहीं आएगा. मतलब आपने पहले सोचा कि भाई इक्वलाइजेशन टैक्स है एंड नॉन रेजिडेंट एंटिटी पे लग रहा है तो ये इनकम टैक्स का पार्ट होगा. जो इन्होंने इनकम वहां से कमाई होगी उस पे हमने कुछ लगाया टैक्स ताकि जो रेजिडेंट एंटिटीज है उसके साथ वो इक्वल हो सके. तभी नाम क्या, इक्वलाइजेशन टैक्स. तो आपने इसको सही मान लिया. फिर आपने देखा कि नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट वो डीटीए के अंदर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर रिफंड करवा सकती हैं. फिर तो कहां से इक्वल हुआ भाई, अगर वो रिफंड ही करवा लेंगी तो ये तो गलत हो गया है. मतलब वो ये चीजें डीटीए के अंदर नहीं आती हैं. और डीटीए के अंदर क्या आता होता है, इनकम.
इट मींस दिस टैक्स कैन नॉट बी एन इनकम, इट हैज टू बी नॉट एन इनकम टैक्स। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया? नन, नाइदर वन एंड नाइदर टू। तो आपने एक बार अज्यूम किया इनकम टैक्स, फिर आपने देखा ये चीज डीटीए के अंदर तो नहीं आ सकती है। अगर ये डीटीए के अंदर आ गई तो इंसान रिफंड ले लेगा, फिर इक्वलाइजेशन तो लगी नहीं है। मतलब हमें इसको इनकम नहीं मानना है। अगर इनकम माना तो ये डीटीए के अंदर आ जाएगा, बिकॉज डीटीए के अंदर क्या आती है? इनकम्स आती हैं, जो क्या होती हैं? उस अवॉइडेंस होती है कि आप डबल नहीं पे करेंगे टैक्स। तो इनकम टैक्स तो नहीं होगा, तो हमारा यह चीज इनकम टैक्स एक्ट में भी नहीं आएगी। दोनों क्या होगी? गलत। तो अगर आपने इतना पढ़ा होता तो इसके बेसिस पे भी इसका आंसर आ जाता, दैट इज आंसर इज डी, नाइदर वन एंड नाइदर टू, एंड दिस लेवल ऑफ मेच्योरिटी इज रिक्वायर्ड। अब ये प्रॉब्लम है, आप इसमें एटलीस्ट ये तो गलत कर देते, अगर ये सही कर देते तो एटलीस्ट ए पे पहुंचते, अगर ना पहुंच पाते डी पे, ये तो आप क्रॉस करके आते। तो हां, अगर आप ए और डी में से एक मार्क कर रहे हैं तो आप ऑन अ राइट पाथ हैं। अब ए मार्क करते हैं, इट मींस यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया ऑफ डीटीए, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी, तो भी वहां पहुंच जाएंगे। तो नेवर लूज द लॉजिक। फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉब्लम्स में जितने लॉजिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई पीपल क्लियर दिस एग्जाम इन 15-20 डेज। जिनका पेपर एक बार क्लियर हो जाता है ना, वो लास्ट में 15-20 दिन में रिवाइज करके भी प्री निकाल देते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट, एग्जाम इज नॉट अबाउट दैट मच ऑफ नॉलेज जितना ये लॉजिक का एग्जाम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी, तो शायद यहां से कुछ काम बन जाए। जितनी बड़ी स्टेटमेंट हो ना, तो थोड़ा खुश हो जाया करो कि शायद मैं इसमें से झूठ पकड़ पाऊं, कि मैं शायद यहां से एग्जामिनर का झूठ पकड़ पाऊं। पहला है, द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड अ डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% फॉर द जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट कंप्राइजिंग 40% ऑफ सेंट्रल एंड 20% ऑफ स्टेट। मतलब आपने देखा कि आपने पढ़ा हुआ है, एक होता है FRBM एक्ट, उसमें गवर्नमेंट पे क्या कितना डेट होगा उसकी लिमिटेशन है, टोटल है 60%, सेंटर का 40, ये 20। आपने सोचा, ये आप बेसिकली पढ़ते होते हैं, इतना नॉलेज आपको होता है FRBM एक्ट के अंदर कि 60% का टारगेट है, 40 सेंटर का, 20 स्टेट का। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू स्टेट्स व्हिच हैव 49%। इट मींस ये क्या कहना चाह रहा है कि जो सेंटर का डेट है वो हमने अचीव कर लिया है, स्टेट का बहुत ज्यादा है। पर आपको पता है कि FRBM एक्ट को हम बार बार अमेंड करते रहते हैं क्योंकि टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं। पर ये स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है? अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि एक FRBM एक्ट है, उसके अंदर ये टारगेट होता है, ये कॉमनली पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में भी, स्टैटिक में भी, और आपको ये भी पढ़ते रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट बहुत बढ़ रहा है। पर ये स्टेटमेंट बोल रही है, अगर ये तो सही है, ये बोल रही है कि सेंटर ने तो अचीव कर लिया टारगेट, स्टेट ने नहीं किया है। हाँ, स्टेट ने नहीं किया, ये बात सही है, मान लेते हैं, पर सेंटर ने कर लिया, ये बात तो गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। वैसे भी 2 स्टेटमेंट हैं, फैक्ट्स हैं, एक पक्का सही होगी, एक पक्का गलत होगी। कौन सी गलत होगी? ये वाली। अगला देखें, थर्ड, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द मैंडेटरी फॉर अ स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर राइजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज आउटस्टैंडिंग डेट टू द लेटर। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर से कोई डेट लिया हुआ है, तो अगर उसे और डेट लेना है स्टेट को किसी और से, तो वो सेंटर से पहले पूछना पड़ेगा। बड़ा लॉजिकल है ये। स्टेट ने पहले सेंटर को पैसे देने हैं, स्टेट बाहर से कहीं से लोन ले रहा है, तो एटलीस्ट वो पहले इससे तो पूछ ले जिससे लोन लिया हुआ है, कहीं और लोन लेके इस पर लायबिलिटी और ना बढ़ जाए ताकि उसको ना दे पाए। सीम्स लॉजिकल। इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली यस, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते होते हैं संविधान। कौन सा आर्टिकल है? मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है संविधान का कि स्टेट नहीं बोरो कर सकती जब तक स्टेट का सेंटर पे डेट पड़ा है? हाँ, उसके कंसेंट से कर सकती है। ये क्या सही स्टेटमेंट है। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो आप पढ़ते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि फर्स्ट और सेकंड दोनों इकट्ठे सही नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड में सेकंड इज रॉन्ग, तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड थर्ड इज आल्सो करेक्ट। आंसर इज सी। सी इज द आंसर। 10th क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स
is more than domestic production of edible oils in the last 5 years. आपको कल बताया था हमने, ऑयल पे क्वेश्चन आया था कि कौन सी आइटम हम ज़्यादा क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। वहाँ लिखा हुआ था स्पाइसेस, तो आंसर क्या था वहाँ पे, ऑयल। और हमें पता है कि इंपोर्ट करते हैं तो हमारे ऑयल्स खुद का प्रोडक्शन बहुत ही कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ये तो PYQ की थीम पे है, मतलब एक थीम क्या बनती है, ऑयल्स पे, कि ऑयल्स इंडिया में कौन कौन से हैं, कहाँ से लेते हैं, कौन सा ऑयल लेते हैं, पाम ऑयल कहाँ से लेते हैं, कितना लेते हैं, कैसे उसका ग्राफ है। ये थीम बन गई है, इस थीम को तैयार कर लें, क्योंकि 2 बार आ गया ऑयल पे क्वेश्चन। तो पहला तो बिल्कुल सही है, द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज अ स्पेशल केस। क्यों भाई? क्योंकि आपको लगता है, लॉजिक लगाया आपने, बाहर से तेल ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं हम, तेल मतलब एडिबल ऑयल की बात कर रहा हूं, क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहे, एडिबल ऑयल बाहर से ले ले हैं और उस पर कोई भी टैक्स नहीं, किसी भी ऑयल पे। भाई आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो, अब आप इंपोर्ट कर रहे हो, आपने बोला उस पर आप कोई टैक्स नहीं लोगे किसी भी पे। भाई कुछ एडिबल ऑयल तो खुद इंडिया भी बना रहा है, अगर वही वाले ऑयल हमें बाहर से लेने तो वहां तो टैक्स लगेगा ही ना भाई। भाई इंडिया कुछ ऑयल खुद बना रहा है, कुछ बाहर से ले रहा है। अब जो खुद बना रहा है डोमेस्टिक, वो बाहर से इंपोर्ट भी कर रहा है मान लो, तो उसको लिए तो हम टैक्स लगाएंगे ना, उसको हम फ्री में क्यों लेके आएंगे, टैरिफ तो लगती हैं। हम उन पे टैरिफ नहीं लगाएंगे जो हम बिल्कुल कहां से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। तो ऑन ऑल एज अ स्पेशल केस seems illogical. First is correct and the second is incorrect. Answer is A. So 10 का आंसर is A. Now let's see the question number 11. He wrote the biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna. Stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. He was. अब ना ये है की पॉइंट, ये तो आप नहीं पढ़ते कि किसी ने ये लिखी हो किताबें। अब मुझे एक चीज बताओ, अमेरिका में भी रहा बंदा और वहां पे भी इलेक्ट हुआ। अब आपको ये तो पता है कि मोतीलाल नेहरू कभी सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट नहीं हुए। सेंट्रल असेंबली क्या थी, वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली। ये बुक्स लिखी हैं, मोतीलाल नेहरू ने किताबें लिखी होंगी। ये किताबें किसकी हैं, ये कौन सी आइडियोलॉजी दिखा रही हैं, मैज़नी, गैरिबाल्डी। दीज आर जो रेवोल्यूशनरी थे, रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब मॉडरेट्स तो नहीं आएंगे उसमें। मतलब दिस बुक जो भी जिसने भी लिखी होगी वो मॉडरेट्स की तो नहीं होगी, कि किताब में क्या शो कर रही है, एक्सट्रीमिस्ट या रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। तो मोतीलाल नेहरू तो नहीं है। लाल बाल पाल ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ये भी क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, ये भी क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। तीनों हैं, लाल बाल और पाल। अब लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। आपने कभी बिपिन चंद्र पाल के बारे में ये नहीं सुना कि इन्होंने कभी भी असेंबली में क्या की, में इलेक्ट हुए। तो मोतीलाल नेहरू तो आपने यहां से एलिमिनेट कर दिया, जो बुक्स पढ़ी आपने, कि इनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रही है। अगर आइडियोलॉजी से मैच नहीं करें तो बंदा किताबें क्यों लिखेगा। बिपिन चंद्र पाल के बारे में देखा कि कभी इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़े। बचे दो ही हैं, अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय। एंड यू नो वन थिंग कि लाला लाजपत राय वॉज वेरी पॉलिटिकली एक्टिव पर्सन एज कंपेयर टू अरविंदो घोष। दोनों ये बुक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों क्या एक्सट्रीमिस्ट हैं। अमेरिका में रहे और ये इलेक्ट हुए, तो सेंट्रल असेंबली में इलेक्शन क्या है, पॉलिटिकली एक्टिव बंदा होगा। एटलीस्ट आप आंसर ए और सी में से लगा के आते, क्योंकि आपको मोतीलाल नेहरू तो क्रॉस करना ही करना था, बिपिन चंद्र पाल भी क्रॉस करना था, क्योंकि इनको जब हम पढ़ते हैं तो हमने कभी इनके बारे में ये नहीं पढ़ा है कि ये बड़े क्या हैं, पॉलिटिकली एक्टिव थे। और अरविंदो घोष और ये हैं जो, इनमें डाउट आ सकता है आपको। इसका आंसर सी है, पर एटलीस्ट आप ए और सी में से मार्क करके आते, ना कि कोई और। डी कर रहे हैं तो मतलब आपको अपनी नॉलेज को एक्सट्रापोलेट नहीं करना आता है। अगर बी कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने बिपिन चंद्र पाल के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा। जब आपने उनके बारे में पढ़ा ही नहीं है कुछ, मतलब कम पढ़ा है, तो कोई ऐसी चीज आई नहीं है। अगर वो ऐसे इलेक्ट हुए होते तो आपने पढ़ा होता। पर आप इन दोनों के बारे में इतना पता है कि दोनों क्या हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। पर कौन ज्यादा एक्टिव है, लाला लाजपत राय। इनके जो काम पढ़ते होते हैं ना, क्या क्या काम किया है, तो बड़े पॉलिटिकली एक्टिव बंदे थे ये। तो इनके चांसेस हैं कहाँ पे होंगे, वहां पे इलेक्ट होंगे। तो अगर नहीं आ रहा, एटलीस्ट ए और सी में से लगा के हैं।
तो एटलीस्ट आंसर ए और सी में से लगता, कुछ भी लगता जो सही होता, पर इसका आंसर क्या है? सी है। हाँ, बी और डी में से नहीं लगाना था आपको, डी तो पक्का नहीं लगाना था, बी भी नहीं लगाना था अगर आपने होता कि हाँ मैंने बिपिन चंद्र पाल के बारे में पढ़ा है, उनको कभी मैंने पॉलिटिकली एक्टिव नहीं देखा है। अगला है आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। भाई आपको इतनी बार पता है आधार कार्ड सिर्फ किसका प्रूफ होता है? आपका। एक बार भी आपने आधार कार्ड पे लिखा है? आधार कार्ड में किसकी बात हो रही होती है? आपकी आइडेंटिटी की। सिटीजनशिप की तो बात ही नहीं है ना। ये आधार कार्ड क्या होती है? आइडेंटिटी के लिए यूज करते हैं इसको। वंस इशू आधार कार्ड कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। ऐसा क्या है भाई? एक बार आधार कार्ड दे दिया, जिंदगी भर रहेगा वो। अगर वो गलती से आपने गलत, मान लो आपने आधार कार्ड बनाया, उसमें कोई एरर है, आपने झूठ बोला, तो डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो वैसे ही गलत है। कोई चीज दी है तो वापस नहीं ली जा सकती। ऐसी कौन सी अमर चीज है भाई? सेकंड तो गलत है, बचा क्या? नाइदर वन और ओनली वन। पहला गलत है तो आंसर क्या है इसका? डी इज द आंसर, नाइदर वन नाइदर टू, बिकॉज पहले भी गलत है, दूसरे भी गलत है। 12th का आंसर इज गोइंग टू बी डी आंसर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following have shrunk immensely, dried up in the recent past due to human activities? Aral Sea, Black Sea और Lake Baikal। भाई ब्लैक से तो चल रहा है ना, कहाँ से श्रंक हो गया या ड्राइड अप हो गया? इमेंसली कह रहे हैं। ब्लैक सी तो चल रहा है अपना बढ़िया मस्त, वॉर हो रही है वहाँ पे ब्लैक सी में। तो कभी आपने ब्लैक सी में पानी को लेके इशू देखा है? इनफैक्ट ब्लैक सी तो चल रहा है सही। हाँ, एक सी है एरल सी। अगर आप देखेंगे ना सेंट्रल एशिया में, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो है कि वो क्या हो रहा है? ड्राई हो रहा है। बिकॉज वो बड़ी क्या है? एक लेक है जो जिसमें कोई भी वाटर बॉडी नहीं आ रही है। मतलब ब्लैक सी में बाकी रिवर से पानी आ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनमें बाहर से कोई पानी नहीं आता है, तो ये हीट बढ़ने से वेपोरेट होके क्या ड्राई अप हो रही है। 1 तो है, 2 तो नहीं है। 2 नहीं है तो आंसर क्या आ गया? 1 या 1 एंड 3। इसका आंसर क्या है? ए है। एटलीस्ट आप यहाँ पे भी ए और डी में पहुंच पाते। अब लेक बाइकाल भाई पता है तो पता है, नहीं तो नहीं है, नहीं है ये। तो आप जाके ना नेट पे सर्च कर लें कई वाटर बॉडीज जो क्या है ड्राई अप हो रही हैं, उनके कुछ नाम्स हैं, उसको याद कर ले। ये आपका होमवर्क है। बट मेन चीज क्या है? ब्लैक सी में कोई थ्रेट नहीं है, एरल सी में है, या पढ़ते रहते हैं। तो 1 तो पक्का था, 3 था नहीं था, ये नहीं था, पर आपको नहीं पता है। तो जो भी लगा के आते हैं आप, यहाँ 1 लगा के आते हैं, 1 एंड 3, पर लगा के तो आते ही एटलीस्ट ए और डी में से। और ये अगर स्किप कर रहा है, स्किप भी कर सकते थे, पर हम अब बताया ना कि 50-50 वाले क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। 14। अब 50-50 वाले क्वेश्चन इसलिए स्किप नहीं करने हैं बिकॉज मान लो आपके पास 20 क्वेश्चन ऐसे आ गए। मान लो पूरा पेपर किया आपने, 20 क्वेश्चन आए जिसमें 50-50 आप श्योर हैं। अब आपने वो छोड़ दिए, इसका मतलब क्या है? आपके नंबर 0 आ रहे हैं। आपने कर दिए, और 50-50 में चांसेस क्या है? मैथ्स के हिसाब से 10 सही होंगे, 10 गलत होंगे। 10 × 2 20, और 20 वहां पे आपने काट दिया, 6 गए 14। अगर बहुत और भी नेगेटिव हो गए, मान लो 7 ही सही हुए, 13 गलत हो गए, तब भी भाई कुछ नंबर तो लेके आ रहे हैं। 14 नहीं तो 10 आ जाएंगे। तो +10 अच्छे हैं, 0 अच्छा है? +10 अच्छे हैं। अब आपकी किस्मत बहुत ही खराब हुई कि आपके सारे ही गलत हो गए। ऐसा तो नहीं होने वाला है। जस्ट ट्रस्ट द विल ऑफ गॉड। थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई प्रीलिम्स एग्जाम इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है। लॉजिकल रिस्क लिए हैं, गेस जो आपका क्या है कैलकुलेटेड है, देन इट विल वर्क इन योर फेवर, रेस्ट अश्योर्ड विद दैट। वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। पर इसके लिए आपको पहले पेपर्स में करके देखना पड़ेगा। एग्जाम में जाके थोड़ा ना देखेंगे ये काम कि भाई मैंने एग्जाम में गया और मैंने काम कर दिया। एग्जाम में जब गोला भर रहे होंगे, अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होगी, फिर कॉन्फिडेंस से भरेंगे। और आपको पहले बोला कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल अटेम्प्टिंग द प्रीलिम्स पेपर। उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में आपकी राइटिंग स्पीड हो सकती है इंपॉर्टेंट, आपका कंटेंट कितना रिवाइज्ड है। प्रीलिम्स में आंसर सामने है, कॉन्फिडेंस गया, बस काम खत्म, फिर कोई भी और अल्टरनेटिव नहीं है। तो आपको पेपर में कामनेस बना के रखनी है। वो तभी आएगी जब आपको पता होगा कि पेपर में वो कर रहा हूं जो मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन मेरे को करने हैं, कैसे छोड़ने हैं, कितना रिस्क लेना है, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल के 1000 क्वेश्चन कर किए हुए हैं, वहां से मुझे कॉन्फिडेंस है। अगला क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट। भाई एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है,
वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालेगा। भाई रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, ये तो किसी और का काम होगा ना, कि जिस बॉडी का काम रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना है, वो बॉडी थोड़ा निकाल रही होगी। भाई कोई काम, सुप्रीम कोर्ट का काम है रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना, तो वो इंडेक्स जो है वो देख रहा है कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन हो रहा है कि नहीं, तो वो कोई और बॉडी निकाल रही होगी ना, जो बॉडी उसका काम करती है वो थोड़ा निकालेगी। द ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, भाई रूल ऑफ लॉ है, और यहां पे वर्ड क्या है, सिर्फ ह्यूमन राइट्स। रूल ऑफ लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, दिस बॉडी डील विद ओनली अ ह्यूमन राइट्स। तो वहां यहां पे अगर इसको इंडेक्स निकालना होता तो क्या निकालती, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स। वाई रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? एमनेस्टी इंटरनेशनल, भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल किस चीज से डील करती है मुझे बताओ, ये पहले पेपर आया हुआ है पीवाईक्यू में, उसका आंसर ही क्या था, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगर आपको यह पता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किस चीज से डील करती है तो भी आपका काम हो जाता। दिस बॉडी ऑल्सो डील्स विद ह्यूमन राइट्स, दिस बॉडी ऑल्सो डील्स विद ह्यूमन राइट्स, दिस एन एनजीओ, तो वहां पे भी रूल ऑफ लॉ क्यों आएगा? तीसरा है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, तो हमने लॉजिक क्या लगाया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करता है, वो क्यों निकालेगा इंडेक्स, जिसका काम ही रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना है, कोई और तीसरी बॉडी उसके काम को जज कर रही होगी, इसका काम भी क्या प्रमोट करना है, ह्यूमन राइट्स, तो ये क्यों निकालेगा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? अगर मानो निकाल भी रहा है तो कौन सा निकालेगा, ह्यूमन राइट इंडेक्स निकालेगा। रूल ऑफ लॉ में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, इसका काम भी क्या, ह्यूमन राइट्स। ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये बताता हुआ कि जस्टिस मिल रहा है कि नहीं, और जहां पे जस्टिस होता है वहां पे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। और ये देखें, मैंने आपको पहले बताया था ऑड वन आउट की, भाई ये तीनों आपने सुनी हैं, ये कभी नहीं सुनी है। कहां से लेके आया बंदा ये रिपोर्ट का नाम, क्योंकि यही आंसर है इसीलिए वो लेके आया। अगर ये आंसर ना होता तो ये क्यों ढूंढ के लेके आता ऐसा नाम? तो जो कॉमन नाम होते हैं और एक ऐसा नाम जो बड़ा अनकॉमन है वो दिए हुए हैं और एक ही आंसर है, तो आंसर क्या होगा, द नेम विच इज अनकॉमन, यू कैन अप्लाई दैट पैटर्न ऑल्सो और अदर लॉजिक्स ऑल्सो। ये बहुत बार देखा है हमने कि क्या ऑड वन आउट जो होता है कि तीन कॉमन नाम है, एक यूनिक सा नाम है, आंसर एक ही है, तो आंसर क्या होता है, यूनिक नाम। बिकॉज यूनिक नाम अगर आंसर ना होता, मतलब एग्जामिनर ने वो ढूंढा होता, तो एग्जामिनर ऐसे नाम कैसे ढूंढ लेगा जो बड़े यूनिक हैं। तो जो गलत होते हैं ऑप्शन वो बड़े कॉमन होते हैं। दिस इज अ पैटर्न, ये आपको बार बार देखने को मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स? कौन लिंक करता है ऑल द एटीएम्स इन इंडिया? भाई आरबीआई का काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, ना कि भाई एटीएम मतलब पैसा। अब पैसे को लेके कौन सी बॉडी है जो पैसे का ट्रांसफर करती है? जैसे मैं आपसे पूछूं पैसे का ट्रांसफर कौन करता है, यूपीआई भी करता है। और यूपीआई से लिंक की क्या है, वैसी चीज सेम क्या है, एटीएम में कैश निकालते हैं, यूपीआई में डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। यहां भी ट्रांजैक्शन है, यहां भी ट्रांजैक्शन। यूपीआई को कौन डील करता है, आरबीआई? नो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी कौन करेगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, ये तो क्या निकालती है, तो स्टॉक मार्केट में होती है, पढ़ते हैं ना, डिपॉजिटरी कहां पे होती है, स्टॉक मार्केट में। तो ये तो नहीं होगा। बैंक एसोसिएशन क्यों करेगी भाई, एटीएम को करना है लिंक, बैंक थोड़ा करेंगे, कोई यूनियन थोड़ा काम करती है, ट्रेड यूनियन। ये तो कोई बॉडी काम करेगी, वो बॉडी कौन सी है, पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आंसर इज सी। आरबीआई हो नहीं सकता क्योंकि आरबीआई रेगुलेटरी है। पैसे का लेन देन कौन करता है, ना तो सिक्योरिटी वाली बॉडी करेगी, वो क्या है, सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट की बॉडी है। बचा बैंक एसोसिएशन, एटीएम को लिंक कर रहा हुआ कोई यूनियन थोड़ा होगी, कोई बॉडी होगी वो प्रॉपरली, वो कौन सी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एटीएम्स को लिंक करती है। गवर्नमेंट की बॉडी होती है जो लिंक करती है, ना कि बैंक की खुद की बॉडी है। आंसर इज सी। पर यूपीआई पता था तो वहां से कर लेते। अगर आपको पता है यूपीआई पढ़ते हैं आजकल, तो यूपीआई को कौन संभालता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यूपीआई भी पैसे का लेन देन कर रहा है और एटीएम से पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो उसको भी कौन संभालेगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the bank
if the account holders fail to repay dues. Capital adequacy ratio is a ratio the amounts the banks have to maintain, that is capital divided by assets. जो बैंक के लोन्स हैं उसका कुछ अमाउंट जो भी होगा बैंक्स को रखना पड़ेगा, इसलिए कि कैपिटल एडिक्वेट हो। कल को जिन्होंने लोन दिया है वो पैसे वापस नहीं कर रहे, तो बैंक के पास कुछ पैसे हों जो वो डिपॉजिटर्स को दे पाए। सिंपल सा लॉजिक है, कंसेप्ट होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि आपके पास एडिक्वेट कैपिटल होनी चाहिए ताकि कल को पैसा ना आए, जिसको लोन दिया वो ना दे, तब भी आप बचे रहें। बिल्कुल लॉजिकल स्टेटमेंट है। और ये कौन डिसाइड करेगा? इंडिविजुअल बैंक। भाई बैंक तो डिसाइड करेंगे, मैं तो रखूंगा 1%। बैंक को तो रेगुलेट कर रहे हैं और बैंक ही डिसाइड करेगा, फिर तो बैंक ने तो कर लिया काम। इनफैक्ट कोई बाहर थर्ड पार्टी कर रही होगी ये डिसाइड कितना परसेंटेज रखना है, तभी तो बैंक रखेंगे। बैंक तो चाहेंगे मैं रखूंगा ही नहीं, क्योंकि बैंक को क्या होता है, जितना ज्यादा लोन दूंगा उतना प्रॉफिट ज्यादा आएगा। वाई टू कीप दैट मनी, वाई टू प्रोटेक्ट अकाउंट होल्डर्स, वाई टू प्रोटेक्ट द अकाउंट होल्डर्स। अगर अकाउंट होल्डर लोन नहीं दे रहे हैं तो कौन चले जाएंगे? डिपॉजिटर्स भी क्या होते हैं? अकाउंट होल्डर होते हैं, तो उनको बचाएंगे कैसे? तो ये बैंक कौन डिसाइड करेगा? थर्ड पार्टी काम कर रही है, रेगुलेशन है ये। रेगुलेशन बैंक्स नहीं करते, थर्ड पार्टी करती है। तो आंसर क्या है इसका? सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर इज 1 ओनली। भाई इतना तो लॉजिक लगाएंगे ना कि बैंक्स को रेगुलेट किया जा रहा है इसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में। अब बैंक खुद हो ना अपने आप रेगुलेट करेंगे, कोई थर्ड पार्टी होगी जो रेगुलेट करेगी। अदरवाइज तो बैंक्स ने तो फिर क्या करना है, सत्यानाश ही कर देना है। बोलेंगे हम तो 1% रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें। अब जो भी डिपॉजिटर है उनको कौन बचाएगा? बैंक्स तो ना बचाते हैं, उसको बचाता है थर्ड पार्टी। जैसे आरबीआई काम होता है कि लोगों के डिपॉजिट्स को बचाना, तो उस सेंस में है ये। अगला है द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार। द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। The Identity Platform Aadhaar provides open application programming interface APIs. What does it imply? It can be integrated into any electronic device. भाई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, मतलब आधार का जो डाटा है, आधार का जो डाटा है उसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया। जैसे यूपीआई ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वैसे एपीआई है। अब आधार के एपीआई को कौन यूज करता है? आप जाते हैं सिम कार्ड लेने, वो आपका अंगूठा लगवाते हैं, वो क्या? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या इसको तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे यूज कर सकते हो? हाँ भाई, मोबाइल पे कर लें, टैब पे कर लें, कंप्यूटर पे कर लें। इट कैन बी, इट इज नहीं लिखा, इट इज इंटीग्रेटेड इन एनी, इट कैन बी। हाँ भाई, डाटा है कोई भी डिवाइस पे ले जाए, इज नहीं लिखा, क्या लिखा? कैन। कब कर सकते हैं? आज नहीं, 10 साल बाद, जब मर्जी करें। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। आधार में आइरिस होता है, अगर आज हो रहा है, ये पूछा है, क्या कर सकते हैं? जब मर्जी कर लें। जब ये बोला जाए ना कि ये है हमारे पास, इससे ये हो सकता है, एक होता है ये है, इससे ये हो रहा है। अगर पूछा ना हो रहा है, तो उसमें डाउट आ सकता है कि अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है, फिर तो सब कुछ ही हो सकता है। आंसर इज सी। तो लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट लैंग्वेज, कि इससे ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब, आज, कल, कैसे? हाँ हो सकता है। क्योंकि कोई चीज हो सकती है, ये कोई निगेट करना बड़ा मुश्किल काम है। एवरीथिंग जो आज हम सोच पा रहे हैं वो हो सकता है, तो सब कुछ हो सकता है। आइरिस से भी हो सकता है, किसी भी डिवाइस पे भी हो सकता है। आज हो रहा है, उस पर डिबेट हो सकती है। तो अगर लैंग्वेज है इज या लैंग्वेज है कैन, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है उससे। तो कई बार लैंग्वेज इतनी इजी हो जाती है जो आपके आंसर को निकाल देती है, जो एग्जामिनर ने सोचा भी नहीं होता है। तो लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये, इंग्लिश का क्वेश्चन है, सी सेट का क्वेश्चन है, ना कि जीएस का क्वेश्चन है। तो कई क्वेश्चन आपके सी सेट के बेसिस पे निकल जाते हैं, सिंपल लॉजिक लगा के। वेरी रिसेंटली 2018 की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कुछ कंट्री न्यूज में है जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, फेमाइन आए हैं, लोग मरे हैं, वॉर भी हो रहे हैं, उसके कारण ऐसा कुछ हो रहा है। भाई मुझे एक चीज बताएं, इस क्वेश्चन में आपको यमन और साउथ सूडान पता है? साउथ सूडान और सूडान में चलता रहता है सिविल वॉर। यमन में भी आपको पता क्या चलता रहता है? ये दोनों कंट्री हैं जहां पे क्या प्रॉब्लम रहती है? लोगों की
बिल्कुल क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही नेगेटिव है। मतलब यमन और साउथ सूडान, अगर आपको पता थे कि ये कंट्री में सिविल वॉर भी चल रहे हैं, बहुत देर से चल रहे हैं, सिविल वॉर चल रहे हैं, हम लोगों के पास खाना नहीं है, आपने न्यूज़ में इमेजेस भी देखी होती कैसे स्टारवेशन हो रही है, तो ये दो कंट्रीज आपको पक्का पता है। अब अगर आप ऐसा करेंगे, क्या पता अंगोला में भी हो रहा हो, क्या पता वेनेजुएला में भी हो रहा हो, क्या पता मोरक्को में भी हो रहा हो, हाँ, फिर आंसर कोई भी हो सकता है। पर अगर आप इसके बारे में बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ भाई, साउथ सूडान मैंने बहुत बार देखा है कैसे सिविल वॉर हो रहा है और कैसे यमन में क्या है, बच्चे मर रहे हैं भूख से, ये न्यूज़ में रहता है, आज भी है ये, उस टाइम भी था ये। अगर ये ऑप्शन में दिख रहा है और आपने के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आंसर डी लगाया आते, अदरवाइज दिस हैज टू बी स्किप्ड। मतलब आपको पहले 3 के बारे में कुछ नहीं पता है, ये चौथे के बारे में पक्का पता है, और ये बार बार आप देखेंगे कि सूडान और साउथ सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, वहां पे क्या फेमाइन आ रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, यमन में भी सेम है, लोग भूखे मर रहे हैं, पर इसके बारे में पता था तो ही करते, डी लगाते, अदरवाइज दिस हैज टू बी स्किप्ड, क्योंकि बाकी 3 तो भी कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में प्योर आपको 100% श्योर होना पड़ना था कि मैं 100% श्योर हूं कि यहाँ पे तो क्या है, बहुत देर से कंफ्लिक्ट भी है और फेमाइन भी आ रखे हैं और लोग मर भी रहे हैं। अदरवाइज दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। 80 नंबर करना तभी था अगर आपको इसके बारे में पता था, साउथ सूडान और यमन के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, इमेजेस देखी हो आपने न्यूज़पेपर में, तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो, हमने कर दिया, पर आप नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, स्किप करके आ रहे हैं। अगला है रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब ये ना एजुकेशन वाली पढ़ते होते हैं ना आप, वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये सब पढ़ते होते हैं हिस्ट्री में, वैसे प्रेस को लेके पढ़ते होते हैं। इससे पहले ग्रांट्स इन एड सिस्टम बहुत इंट्रोड्यूस्ड, वुड डिस्पैच में हमने क्या देनी स्टार्ट की, ग्रांट्स देनी स्टार्ट की, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वर रिकमेंडेड, English as a medium of instruction at all levels of education was recommended. अब देखें, एक आइडिया था गोरों का, ये कौन लेके आया था वुड डिस्पैच, गोरे लेके आए थे। इनका आइडिया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। उसमें क्या था, आप कुछ लोगों को किस में ट्रेन करें, इंग्लिश में, इंग्लिशमैन बनाएं, और बाकी क्या जाएंगे, अपने आप क्या हो जाएगा। मतलब उनका था कि कुछ लोगों को ट्रेन करें, सभी का ठेका ब्रिटिशर्स ने नहीं लिया है, वो विल ट्रेन सर्टेन सेक्शंस, और वो बाकी अपने आप उसके बेनिफिट्स कहाँ जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे। ये कहना कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड, ये ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं किया। उन्होंने बोला था हम तो आपको एक लेवल पे पढ़ाएंगे, उसके बाद वो डाउन फिल्टर होता रहेगा, सब पढ़ते रहेंगे। उनका नहीं था रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि हम सभी को ही क्या करेंगे, पढ़ाएंगे इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। तो कुछ सेक्शंस को तैयार करना उनका गोल था कि जो सेक्शंस उनके लिए काम करेंगे उनको बनाएंगे, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देंगे। ये तो बिल्कुल गलत हो गया है, ये गलत हुआ, आंसर वैसे ही आ गया 1 and 2, आंसर इज ए। ये भी सही है और ये भी सही है, यूनिवर्सिटी बनानी थी और ग्रांट्स एंड एड्स देनी थी, पर हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज होता तो ठीक है, पर अगर हाँ ये पकड़ लेते ये वाली स्टेटमेंट तो आंसर आ जाता। क्या आपको पता होता कि हाँ उनकी थ्योरी क्या है, कुछ को ट्रेन करना है, अगर ये फंडामेंटल पता होता तो आंसर आ जाता। ये हो गया हमारे 19 क्वेश्चन। नाउ सी 20th वन। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर तो वैसे ही आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो हम पकड़ ही लेंगे अपना पॉइंट सा, ऐसे सोचा करो। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज scrutinizes and reports to the house whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. एग्जीक्यूटिव ने, सॉरी लेजिस्लेशन ने किसको पावर दी, एग्जीक्यूटिव को पावर दी कि भाई कुछ एरिया में तुम क्या बनाओगे, रूल्स बनाओगे, बायलॉज बनाओगे, वो क्या जाती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब ये पावर लेजिस्लेचर ने किसको दिया, एग्जीक्यूटिव को। अब एग्जीक्यूटिव इस पावर का मिसयूज ना करे, एग्जीक्यूटिव पे चेक कौन रखेगा, एक कमेटी रखेगी। वो कमेटी कौन सी होगी, जो क्या कर रही है, एग्जीक्यूटिव की पावर पे चेक रख रही है। कौन सी पावर है ये, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, नो। गवर्नमेंट ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बिल्कुल। रूल्स कमेटी, नो। बिजनेस एडवाइजरी, नो। वर्ड कौन सा छिपा हुआ है, बस ये लिंक करना था। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या क्या है, डेलीगेशन, ये क्या होती है, सबऑर्डिनेट
लेजिस्लेशन, या बार बार वर्ड आया हुआ सब रूल्स, रेगुलेशंस, रूल्स, डेलीगेटेड, सब कुछ आ रखा है, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो बस सिंपल वर्ड एसोसिएशन करना था, काम खत्म था। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और क्या आएगा इसमें। तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना आसान होता है। 21। अब देखते हैं 21 क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन एक्ट पे आया है 21 क्वेश्चन। अब आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ भाई, अगर हम लिमिटेड नॉलेज के बेस पे जाएंगे और अपने पास डाटा है और डाटा को यूज करना आ गया, फिर तो काम बन गया है। फिर नहीं सोचना है। अगर फिर भी सोचते रहे फिर क्या है, फिर काम खराब है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं 21, राइट टू एजुकेशन वाला जो क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, एज पर द स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है बड़ी बड़ी, शायद इसमें भी काम बन जाए हमारा। इसमें भी काम बन ही जाएगा, देखते हैं कैसे। एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualifications laid down by the concerned state council of teacher education। भाई ये एक्ट कौन लेके आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट? पार्लियामेंट लेके आई है। एक ये एक्ट स्टेट तो लेके नहीं है, कौन लेके आया? पार्लियामेंट लेके आया। अब ये सेंटर का काम है राइट टू एजुकेशन देना, तो टीचर के स्टैंडर्ड भी कौन सेट करेगा? स्टेट करेगी या सेंटर करेगी? ऑफ कोर्स कौन करेगा? सेंटर करेगा। तो स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन क्यों करेगी? तो आपने पहले लॉजिक से ही क्या निकाल दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट को बाहर निकाल दिया। सिंपल लॉजिक। तो आपके दो तो आंसर गए ना, 1 2 होगा ना, क्या होगा 1 3, बचा क्या 2 और 3। इसको देख लेते हैं। जब आप ऐसे करते रहते ना पेपर में कि आपने पहली स्टेटमेंट देखी, काटना मतलब अभी आपने किसके बेसिस पे काटा है कि आपने सेंटर और उसके बेसिस पे काटा है, तो आपने काट दिया। अब माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई 2 ही बचे, ये भी निकाल दूंगा। तो ट्राई टू ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन बाय कीपिंग ऑप्शंस इन माइंड। आपको एंड में आंसर निकालना है, चाहे आपको क्वेश्चन पता हो, आंसर स्टेटमेंट पता हो कि नहीं, आपका आंसर आ गया तो आ गया, OMR में सर्कल भरा गया, उसे नहीं पता कैसे भरा है। अब देखें नेक्स्ट क्या है, सेकंड और थर्ड देखते हैं। पहले देखते हैं, थर्ड आ जाओ। थर्ड क्या है, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स। 90% अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये डाटा है। क्या पता 80 हो, क्या पता 70 हो, मोर देन 90 बोल रहे हैं। क्या बचा 90 to 100, कोई रेंज है? ये बहुत ही छोटी रेंज है। बोलते ना मोर देन 70, कुछ रेंज तो हो। ये रेंज क्या है? मोर देन 90%। अगला देखते हैं, एज पर RTI एक्ट फॉर टीचर प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास अ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस। भाई फर्स्ट एंड द सेकंड जो भी है, दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर बिकॉज फर्स्ट टॉक्स अबाउट स्टेट एंड इट टॉक्स अबाउट नेशनल। इट मींस these two statements are contradictory to each other, opposite to each other। मतलब यहां तो 1 सही है या 2, 1 is incorrect because of that logic, then 2 must be correct। और आंसर क्या होना था, यहाँ 2 या 3। तो हमने देखा वो नंबर गलत है। डाटा गलत करना इजी है, इसलिए एग्जामिनर ने ये नंबर गलत दिया है, उल्टा दिया होगा, कुछ भी दिया होगा। बचा क्या आंसर? 2 इज आंसर, आंसर इज बी। तो पहले अभी निकाला है हमने क्वेश्चन एक कि द स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। यहां पे भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थी, तो हमारा आंसर क्या आ गया? उनमें से ही आंसर आ गया एक कि आंसर क्या है, 1 2 में से एक है। 1 2 इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, 1 2 इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। 1 2 में से एक आंसर है, मतलब क्या है 3 तो नहीं है। क्या बचा? 2 या 1 and 3, और 2 या 1 and 3। और आपको समझ में आ गया कि 1 क्या है गलत एज पर लॉजिक, तो बचा आंसर क्या? 2। इतना इजी है ये। अब वैसे हमने सेम यहां पे किया था लॉजिक कि अगर 2 स्टेटमेंट ऑपोजिट है उनमें से एक ही आंसर होगा। जैसे कि ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट, कि ये दोनों स्टेटमेंट्स थी, यहां पे बोल रहे हैं ये वाली भी थी, और एग्जैक्ट कहां पे थी? ये वाली थी कि ये A and C आर ऑपोजिट टू ईच अदर। आंसर क्या होगा?
ए या सी में से? ए नहीं है बिकॉज आपको प्रैक्टिकल लाइफ से पता है, रियल लाइफ एग्जांपल से भी आप आंसर पे पहुंच पाते हैं। तो आंसर क्या आ गया था? सी आ गया था। तो इन द क्वेश्चन नंबर 6 एंड इन द क्वेश्चन नंबर जो हमारा अभी हमने किया 21, द सेम लॉजिक इज देयर। आप इसमें से मार्क्स ले लेंगे 4 नंबर अगर आपको सिंपल लॉजिक्स पता है तो सिंपल लॉजिक पता है तो आप इसमें से 4 नंबर ले लेंगे। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर जो अगला है, दैट इज 22। ये ट्रेडिशन दिए हैं और स्टेट दी हैं और पूछा है इनमें से कौन कौन से सही हैं। अब ये ना साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट के पूछते होते हैं या नॉर्थ ईस्ट के पूछे हैं। अब जो छप्पर कुट फेस्टिवल है, कुट वर्ड इज एसोसिएटेड विद मिजोरम, कोंगजुम परबा बालट इज रिलेटेड टू मणिपुर, थांगता इज ऑल्सो रिलेटेड टू नॉट सिक्किम, थांगता इज ऑल्सो रिलेटेड टू आई थिंक मणिपुर। तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज बी। 22 का आंसर इज बी। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे मार्शल आर्ट्स हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, तो इतना आपको पता हो। हाँ, जब भी कभी कुट वर्ड आए, छपर कुट, दैट इज एसोसिएटेड विद, ऑलवेज एसोसिएटेड विद, दैट इज द हमारी वो है कौन सी? मिजोरम। और जो थांगथा इज मणिपुर, कोंगजम परबल बैलेड इज ऑल्सो फ्रॉम मणिपुर। तो ये आपका लास्ट वाला गलत है, बाकी दो सही हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड, नो अदर ऑप्शन। ये आप नहीं आता तो छोड़ देते, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमने याद किया तो आप अगर कर लें, अब कभी कुट वर्ड आएगा, जैसे हम पढ़ते रहते हैं ना चीजें, तो कुछ वर्ड है, कोंडा वर्ड आंध्र प्रदेश से है, वैसे कुट वर्ड मिजोरम से है, ऐसे आप एसोसिएट करके अगर कर पाते तो तब भी कहां पहुंचते हैं? एटलीस्ट 1 है या 1 and 2, 1 and 1 2, तो ए बी में पहुंच जाते। तो ट्राई करते रहें चीजों को ना थोड़ा सा लिंक करके बिठा के पढ़ें, ताकि अगर पेपर में कुछ भी ऐसा लिंक बैठ पाए तो हो जाए। आप देख रहे होंगे, आपको अगर एक भी चीज पता लग जाए आंसर आ जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। नेवर इग्नोर दिस एस्पेक्ट। अगला है फूड सेफ्टी पे क्वेश्चन है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट रिप्लेस दिस। इसको पढ़ें 23 नंबर क्वेश्चन को, दैट इज FSSAI पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। अब मुझे एक चीज बताएं, आपको ये पता है कि फूड सेफ्टी का काम क्या होता है? ये एक्ट कौन सा है? FSSAI। ये ईयर भूल जाएं, ये ईयर भूल जाएं, बस ये याद करें, कभी भी ईयर गलत नहीं होते हैं एक्ट के। इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कभी भी एक्ट के ईयर गलत नहीं होते हैं। बस वो ये पूछ रहा है कि आज जो FSSAI है, पहले ये होता था, ये जो एक्ट है, ये पहले एक्ट होता था फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। तो आपने बोला हाँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, पहले अगर ऐसा होता होगा तो यही होगा। तो आपने ईयर को क्रॉस कर दिया और माना कि अगर ये नया आया है, ये पुराना है, तो बात सही है। मतलब ये नई चीज आई है, ये पुरानी है, इतना पक्का क्लियर है कि चीज एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये नहीं है, ये पुरानी है, नाम में क्या लग रहा है? दोनों बात कर रहे हैं फूड अडल्ट्रेशन की, तो बात क्या होगी? सही होगी। मतलब आपने क्या सोचा पेपर में? ईयर तो है सही, 2006 में आई एक बॉडी, एक आई है 1954 में, मतलब बॉडी चेंज हुई है। ये बॉडी कौन सी है? FSSAI। ये कौन सी है? फूड अडल्ट्रेशन। दोनों का काम क्या है? सेम। अगर ये रिप्लेस हुई है तो मतलब इसने इसको, अगर ये एक्ट बना है तो इसने इसको रिप्लेस किया होगा। इट इज एज सिंपल एज दिस। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बस अगर आपको ये पता था कि यूपीएससी में ईयर कभी गलत नहीं होते हैं तो काम खत्म हो जाता आपका वहीं का वहीं। द सिंपल अजम्पशन दैट वी हैव सीन इन सो मेनी पेपर्स की एक्ट का ईयर गलत नहीं होता है, ईयर इज ऑलवेज राइट। ईयर के बेसिस पे आप सही बोल पाए इसको। नाउ मार्क दिस थिंग कि यूपीएससी में एक्ट का ईयर गलत नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक तो उसने मिनिस्ट्री दे दी, एक उसके अंदर क्या दे दिया? डायरेक्टर दे दिया। मैंने आपको बताया हुआ है मिनिस्ट्री क्या होती है? गलत होती है। ऊपर से डिपार्टमेंट क्या दे दिया? वो भी क्या होगा? गलत। आंसर इज ए। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि जब भी मिनिस्ट्री आएगी वो क्या होती है? गलत ही होती है। ऊपर से यहाँ मिनिस्ट्री के बाद क्या दे दिया? एक और बॉडी दे दी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो मिनिस्ट्री के बाद ये दे दिया है, तो डबल फैक्ट्स आ गए हैं। तो 2 फैक्ट से गलत होने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा हैं। अगर ये फैक्ट सही है, ये फैक्ट है, तो ये क्या होगा? गलत होगा।
आंसर इज वन ओनली। आंसर है भी क्या इसका? वन ओनली है। टू स्टेट सोल्यूशन किसका होता है भाई? आज भी न्यूज में टू स्टेट सोल्यूशन, पहले भी न्यूज में था। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या है? टू स्टेट सोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द कंट्री दैट इज इजराइल एंड पैलेस्टीन को लेके होता है। टू स्टेट सोल्यूशन, सिंपल, वेरी सिंपल। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। आई होप ये आपको इधर विजिबल होगा बोर्ड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। थोड़ा कट रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। अब आई थिंक इट्स टोटली विजिबल, राइट? ग्रेट। तो इसमें है, क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डरना नहीं है, 3 स्टेटमेंट दे दिए हैं। अब यहां पे आंसर निकालना और इजी हो जाता है। जब भी कभी बड़ी स्टेटमेंट देखें तो थैंक बोला करें, थैंक यू गॉड, अब तो मैं कर लूंगा इसको। अब 3 स्टेटमेंट हैं और आपको पता है कि तीनों में क्या दिख रहा है? कोई ना कोई फैक्ट सा है। जैसे ये फैक्ट दिखा मेरे को, ये फैक्ट दिखा, ये फैक्ट दिखा, तो 3 फैक्ट हैं इसमें। और तीनों फैक्ट में तीनों तो सही नहीं होंगे और हमारे ऑप्शन में तीनों स्टेटमेंट सही है भी नहीं है। अगर तीनों सही नहीं है तो फिर तो काम वैसे ही पता लग गया कि हम क्या करेंगे। अब इसमें कहीं ना कहीं गेम खेल ली है, देखते हैं कहां खेल ली है। पहला है प्रेग्नेंट वुमेन। अब आप बोलोगे नीचे से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? तो कभी मैं यहां से करता हूं, कभी नीचे से, कभी मिडल से, जहां मर्जी से करें, बस ये मिक्स करते रहें ताकि ना आप एक पैटर्न फॉलो ना करें। जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन सेट कर रहा है, कई बार वो आपका आंसर पहले स्टेटमेंट में देता है, कई बार लास्ट में, तो आप भी रैंडम चलते रहे ना, आप एक पैटर्न फॉलो करें। जब वो एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो बेस्ट है वो। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर इंटाइटल्ड टू टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 मंथ्स देयर आफ्टर। भाई मुझे एक चीज बता दें, सिंपल सा लॉजिक। अगर आपने कभी पॉवर्टी लाइन पढ़ी हो, कभी भी पॉवर्टी लाइन पढ़ी हो, पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, उसमें याद हो कि कितनी कैलोरीज होती हैं अगर आप पुअर नहीं हैं, मतलब कितना मिनिमम कैलोरी होना चाहिए टू नॉट बी अ पुअर इन द कंट्री। उसका भी नंबर कितना होता है? 2400, 2100, मतलब ये तो पता है 2000 के आसपास होता है। और ये वुमेन क्या है? प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, इनमें तो और कैलोरी चाहिए होंगी। तो ये तो नंबर ही क्या है? गलत है। थर्ड गया, क्या बचा? 1 2 है। 2 तो क्या हो गया? पक्का सही। भाई आपने एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई थी, पॉवर्टी लाइन जब पड़ी थी, कि हाँ चाहे वो आलग कमेटी हो, डांडेकर एंड रथ कमेटी हो, जब कैलोरी की बेसमारी क्या होती, पॉवर्टी लाइन होती थी, वहां पे भी 2000 होती थी। उस टाइम 2000 होती थी। रूरल में ज्यादा होती थी, अर्बन में कम होती थी, पर 2000 से ज्यादा होती थी। यहां 1600 बोल रहे हैं। भाई प्रेग्नेंटिंग एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इनका और ज्यादा क्या होगा? डाइट होगा, उतना तो होगा ही ना। तो फिर आप पुअर को जितना देना है उससे कम क्यों दे रहे हैं? इट सीम्स इलॉजिकल। काम क्या है यहां पे? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगला है द एल्डेस्ट वुमेन इन हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर्स और अबव शैल बी द हेड ऑफ हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस। अब वो सिंपल पता है क्या बोल रहे हैं? अगर कोई वुमेन 18 साल से ऊपर है, राशन कार्ड उसके नाम पे होगा। बिल्कुल सही। क्या प्रमोट कर रहे हैं? वुमेन इंपावरमेंट। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही होगी तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत कर दूं अगर मैं, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट वुमेन को क्या कर रही है? एम्पावर नहीं कर रही है। ये गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। तो ये तो बेसिक सही हो गया है। अब चेक करना है वन सही है कि नहीं है। द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड, BPL। The families coming under the category of below poverty line only are eligible to receive subsidized foods। आपको इतना तो पता है ना। अगर मैं आपको देखूं, क्या वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को देते हैं हम फूड? नहीं ना भाई। हमें आज पता है, हम इसको डिसाइड करते हैं किसके बेसिस पे? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे। इनफैक्ट बहुत सारी पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, अबव पॉवर्टी लाइन है, उसको भी क्या मिलता है? राशन मिलता है। इतना आपको पता होना चाहिए था कि ये राशन है, बहुत लोगों को मिलता है। इनफैक्ट अगर आपने एक्ट पढ़ा हो अराउंड कि भाई इंडिया की 60% से ज़्यादा लोगों को ये मिलता है, और 60% तो पुअर नहीं है इंडिया में। अगर इतना पता होता कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन आती है और इंडिया में पॉवर्टी 60% तो नहीं है, वो तो 20-30 है। इसका मतलब क्या है? पॉवर्टी से ऊपर वाले लोगों को मिलता होगा। इट मीन्स NFSA इज नॉट ओनली फॉर द BPL बट अबव पॉवर्टी लाइन ऑल्सो। सिंपल लॉजिक। दिस इज इनकरेक्ट। आंसर इज गोइंग टू बी B। इतना तो लगाना पड़ेगा ना।
आपको लिमिटेड नॉलेज थी, आपने उसको एक्स्ट्रापोलेट किया और अपने आंसर पे पहुंचे। आया समझ में यहाँ तक? अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। इंडिया इनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट। भाई मुझे बताएं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है भाई, जीआई टैग होते हैं, ये भी आईपीआर में आते हैं, और आईपीआर को कौन डील करता है? इतना पता हो कि आईपीआर को कौन डील करता है? इट इज सिंपली नथिंग बट अ डब्ल्यूटीओ, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स एग्रीमेंट इज अंडर डब्ल्यूटीओ एंड इट इज रिलेटेड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जीआई इज नथिंग बट आईपीआर के अंदर पढ़ते हैं। सिंपल। पहले आते थे क्वेश्चन जो हमारे यहाँ देख रहे हैं ना, सिंपल वन लाइनर, हमने देखे पहले 24 में, 25 में भी देखेंगे, 23 में देखे, 22 21 में नहीं आ रही है। पेपर इज गेटिंग मोर एंड मोर टफ। अर्लियर द पेपर यूज्ड टू बी इजी, तभी तो 18 की कट ऑफ देखोगे, 17 की, तो उसके नंबर 100 के आसपास है। अब 80 82 पे पहुंच गई है कट ऑफ, 85 पे पहुंच गई है, बिकॉज पेपर इज गेटिंग मोर एंड मोर टफ। अब ये देखें, अब ये करना बड़ा आसान है। 27 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सिंपली सेइंग कि आपको ज्योग्राफी के बारे में पूछा है, कुछ माइंस के बारे में पूछा है। पहला है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नोन कोल माइंस। हमने पहले पढ़ के हटे हैं कि एक होते हैं हमारे माइनर मिनरल्स, आए भी हुए थे, एक होते हैं मेजर मिनरल्स। सैंड आया था ना, सैंड इज अ माइनर मिनरल। कहीं स्टेट है, कहीं सेंटर है। नॉन कोल में बहुत सारी माइंस आएंगी, कुछ सेंटर के पास होगी, कुछ स्टेट के पास। ये स्टेटमेंट क्या हो गई है? गलत। भैया आपको ये पता था कुछ माइनर मिनरल्स होते हैं, कुछ मेजर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, तो नॉन कोल में कुछ माइनर आते होंगे, वो स्टेट के अंदर होंगे। ये तो नहीं है सारे के सारे नॉन कोल किसके अंदर है? सेंटर के अंदर। दिस इज रॉन्ग। इतना सा पता था, ये गलत हो गया है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस। अब मुझे बताएं, आपके पास दो ऑप्शन है, 2 and 3, इनमें से एक सही है। राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस। भाई राजस्थान इज फेमस फॉर कॉपर, मतलब राजस्थान इज फेमस फॉर वेरियस मिनरल्स, तो क्या राजस्थान में आयरन नहीं मिलता होगा? मिलता होगा। आंसर क्या है? डी। आंध्र प्रदेश और झारखंड में कोई भी गोल्ड माइन नहीं है, कोई भी गोल्ड माइन नहीं है। अब भाई गोल्ड माइंस आप देखेंगे झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, दिस इज अ वेरी वेरी मिनरल रिच एरिया। अब कोई भी गोल्ड माइन ना होना इज सीम्स इलॉजिकल। अगर मैं बोलूं राजस्थान में आयरन ओन माइन नहीं है, इट सीम्स इलॉजिकल। वहां पे बहुत सारे माइंस हैं, मिनरल्स हैं। आंध्र प्रदेश झारखंड में, तो झारखंड है ही कहां पे? छोटा नागपुर प्लेट्यू पे। तो वहां पे गोल्ड माइन होने के चांसेस हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो आंसर क्या लगाएंगे? 2 इज इनकरेक्ट, 3 इज करेक्ट, आंसर इज डी। सिंपल लॉजिक। अगर ये भी सोच के बैठे क्या पता आंध्र प्रदेश में ना हो तभी पूछा हो, नहीं भैया, आप सिंपल लॉजिक है ना। आंध्र प्रदेश और झारखंड, आंध्र प्रदेश भी भूल जाएं, झारखंड सोचें, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मिनरल रिच रीजन, मिनरल्स, वहां पर गोल्ड भी होता होगा। सिंपल। यहां पे ये सोच लेते, हिस्ट्री में जाएं। आपने गोलकुंडा माइन सुनी है? फेमस फॉर व्हाट? डायमंड्स। आपने ये भी सुना है कि आंध्र प्रदेश जो का रीजन था, दो आंध्र प्रदेश के रीजन में या झारखंड के रीजन में हमारी जो ज्योग्राफी है आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे हमारे क्या है, झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू, और आंध्र प्रदेश में, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश कौन सी 2018 वाली की बात हो रही है, तो आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश का रीजन भी क्या है? एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे बहुत सारी माइंस एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर बहुत सारी माइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आप ये कैसे बता पाएंगे वहाँ पे गोल्ड नहीं है, बाकी माइंस हैं? तो कोई रीजन अगर रिच है तो वो रिच हर एस्पेक्ट में है, तो आप इसको निगेट करेंगे, स्टेटमेंट को, इसको सही करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 28 नंबर क्वेश्चन। ये उस टाइम आया था भीम पे क्वेश्चन, आज आएगा तो बड़ा इजी हो जाएगा। उस टाइम टेक्नोलॉजी आई थी, तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा टफ हो जाता है उस टाइम, अब तो कर ही लेंगे। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू digital payments, consider the following statements. Bheem app allows a user to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account. आपकी भीम ऐप है, उसमें आपको अगर किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो तो जिसके पास यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट है हो जाएगा। बिल्कुल सही। भीम ऐप इज लाइक अ गूगल पे, इज लाइक अ फोन पे। फोन पे में आप जिसके पास यूपीआई इनेबल्ड अकाउंट नंबर है उसमें पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, आराम से कर देते हैं। इसमें गलत क्या है? भीम ऐप गवर्नमेंट की है, फोन पे प्राइवेट सेक्टर की है।
वहां पे भी यूपीआई इनेबल्ड अकाउंट से लिंक है तो हो जाता है। आपने अपने अकाउंट को यूपीआई से लिंक किया, काम खत्म, पैसा ट्रांसफर कर दो, चाहे वो मोबाइल नंबर से हो, चाहे वो यूपीआई आईडी से हो, चाहे वो बार कोड से हो, कुछ भी कर लो, स्कैन भी कर सकते हो। अब दूसरा देखते हैं, वाइल अ चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। अब ये बात थोड़ी फैक्चुअल है। अब इतने फैक्ट हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अगर आपको पता ये सही है, एक क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल है, ये क्या होगा? गलत। आंसर क्या होगा? ए। भैया कितने फैक्ट हैं? या 4 या 2, दिस, वाइल दिस, 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 कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर में क्या होता है? चीजें गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर क्या आएगा इसका? ए, नॉट बी। क्योंकि भाई एक क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट फैक्चुअल है, एक लॉजिकल है, लॉजिकल वाली सही है, फैक्चुअल वाली गलत है। या तो इसका आंसर क्या होता है? ए, यहाँ क्या होता है? सी। पर मुझे पता है मैं सी नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? ए, क्योंकि मैंने माना हुआ पैटर्न जहां पे फैक्ट है उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। इनफैक्ट जब उस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट सही है तो दूसरे गलत होने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं, बिकॉज एग्जामिनर के पास यही स्टेटमेंट है गलत करने के लिए, ये तो वो गलत कर भी नहीं पाएगा बिकॉज ये लॉजिकल है। आया समझ में? सिंपल। तो एग्जामिनर को समझ के करें ना कि उसके अपनी लिमिटेशंस क्या है भाई, उसको भी तो स्टेटमेंट गलत करनी है बीच बीच में। Among the following cities, which one lies on a longitude closest to Delhi? अब थोड़ा सा मैप के बारे में आता है तो थोड़ा सा सोच लेते कि कौन सी लाई करती है। पहले भी आया हुआ है ऐसे क्वेश्चन कि भाई यहाँ से आ जाएंगे, कहाँ से पार होंगे। तो लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, लाइन खींचेंगे दिल्ली से तो कौन सी आसपास आती है? इसका आंसर ए है, बेंगलुरु। जाके चेक कर लें और थोड़ा सा और भी देख लें मैप में भाई कौन कौन सी कहाँ टच करती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज ना सिटीज दी हैं, तो आपको अगर थोड़ा सा आइडिया है कि भाई यहाँ पे दिल्ली है। अब ऐसे हो जाता है, अगर हम बात करें ना पुणे की, तो पुणे महाराष्ट्र में इस साइड पे होगी, नागपुर भी इस साइड पे है। अब किधर है ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश है, बेंगलुरु है, तो ये इसके आसपास आ रही है, पर आपको एटलीस्ट इनकी लोकेशन पता होती। डूएबल नहीं है ये पेपर में अगर आपने मैप को अच्छे से, सिटीज को अच्छे से, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड ओनली। पंगे लेने का फायदा नहीं था, गलत ही होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182, देख रहे हैं वन कैसे वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दिस क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है मैं बताऊं आपको, दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। इजी लग रहा होगा पर ये नेगेटिव आती है इसमें आपकी 0.66 अगर आप करते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कर नहीं पाते आप एग्जैक्ट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड हैं ये कन्वेंशंस? तो सिंपल है भाई, ये लेबर की हैं, तो एडेप्टेशन टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज लेबर की है भाई, लेबर के बारे में बात हो रही होगी। फूड प्राइसेस के बारे में क्यों हो रही होगी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। जेंडर पैरिटी की बात हो रही होगी यहाँ, चाइल्ड लेबर की। तो आंसर क्या है इसका? ए और डी में से। तो भाई इसमें लेबर की बात होगी ना, चाइल्ड लेबर की या जेंडर के बेसिस पे होगी। ये क्या है कि तुम क्लाइमेट चेंज, फूड प्राइसेस, तो आंसर इसका ए है। पर एटलीस्ट ए और डी में से एक लगा के आते ना, आंसर इसका ए है। हाँ, आपको क्या पता कि जेंडर पैरिटी की बात हो रही है या लेबर की? कुछ दोनों न्यूज में, दोनों इंपॉर्टेंट में है। तो आंसर क्या इसका? 30 का आंसर इज ए, बट यू कैन मार्क इट डी ऑल्सो, पर एटलीस्ट ए और डी में से मार्क के आते हैं। अब ये बड़ा ही क्या था, पहली बार आया था कि मनी बिल के बारे में पूछ लिया कि जो आर्टिकल में लिखा है मनी बिल में, उसमें पूछ लिया कि क्या क्या नहीं है। बिल, मनी बिल में लिखी हुई ना 5-7 चीजें, उसमें से पूछ लिया कौन सी चीज इसमें नहीं लिखी हुई है। भाई हमें पढ़ते होते हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है। A bill shall be deemed to be money bill if it is contains only provision relating to imposition, abolition, alteration or regulation of any tax। अगर उसमें सिर्फ यही चीजें हैं तो क्या बन जाएगा? वो मनी बिल। बिल्कुल सही बात है। A money bill has a provision for the custody of consolidated fund of India or a contingency fund of India। A money bill is concerned with the appropriation of money out of contingency fund of India। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको इतना पता है कि जो कंटिजेंसी फंड है वो क्या होता है? जिसमें पैसा निकाला जाता है, और जिसमें से पैसा निकाला जाता है तो फिर उसको तुम एप्रोप्रिएट क्यों करवाओगे? एप्रोप्रिएशन सिंपली मींस दैट इज, एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल मींस व्हेन द एग्जीक्यूटिव इज टेकिंग अ परमिशन फ्रॉम द लेजिस्लेचर टू टेक अ मनी आउट ऑफ समथिंग, बट अ कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाला जाता है, उसके लिए अप्रूवल नहीं लेना होता है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग फैक्चुअली, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? मनी बिल की डेफिनेशन में नहीं आएगा।
तो आपको नहीं पता था बी और डी। इनफैक्ट बी और डी मनी बिल की डेफिनेशन है कि अगर आपको कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी मनी डील्स विद बोरिंग गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो मनी बिल। बट आज थर्ड स्टेटमेंट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट बिकॉज in case of contingency fund of India, there is no need for appropriation because appropriation means taking the approval of legislature. Contingency fund में ऐसा नहीं होता है। This is factually wrong। तो आंसर ये वैसे ही हो गया है। तो कोई स्टेटमेंट गलत है तो वो अपने आप क्या हो गया, आंसर ही बन गया है कि नॉट पूछा है। तो ये वैसे ही गलत है, तो ये मनी बिल क्या वैसे ही कोई चीज नहीं है, तो मनी बिल का पार्ट तो होगा ही नहीं। तो आंसर इज गोइंग टू बी सी। तो यहां से हो गया है। तो वैसे टफ था, पर आपने थर्ड स्टेटमेंट उसने ऐसी बनाई जो आपने लॉजिक के बेस पे एलिमिनेट कर दी। भाई एग्जामिनर को थर्ड स्टेटमेंट गलत करनी थी और उसने गलत ऐसी की कि वो कंसेप्ट के ही अगेंस्ट है, प्रिंसिपल के ही अगेंस्ट है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के। तो काम हो गया वहीं पे। वो झूठ बोलने लगा, उसने ऐसा झूठ बोला, आपने झूठ पकड़ लिया। आपको पता नहीं था कि वो मनी बिल है कि नहीं, पर आपने झूठ ही पकड़ लिया। और झूठ इतना ही झूठ था, सच के आसपास भी नहीं था वो। क्योंकि सही कई बार एग्जामिनर झूठ बोलता है तो सच के आसपास वाला नहीं बोलता, बड़ा ही एक्सट्रीम बोल देता है, तो वहां से डिटेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में उसने ऐसे ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 नंबर क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन बार बार आया है। एक बार आया 18 में कि बताओ सिंपल। एक बार आया जब उसने क्या बोला, स्टेट के बारे में पूछा कि कौन सी स्टेट की एमएलए की वैल्यू की वोट की वैल्यू प्रेसिडेंट इलेक्शन में ज्यादा होती है कम। सेम थीम है। अगर प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये उस टाइम भी आया था कि एमएलए ऑफ पंजाब की वैल्यू और एमएलए ऑफ यूपी की वैल्यू अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन, नहीं, एमपीज की वैल्यू सभी की क्या होती है, सेम, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। और सारे एमपीज की वैल्यू इज इक्वल टू सारे एमएलए की वैल्यू। ये सिंपल फंडा होता है ताकि सेंटर और स्टेट का से बराबर हो। स्टेट का बराबर नहीं होता बिकॉज स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है। तो दिस इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज गोइंग टू बी ए ओनली। 32 का आंसर क्या है, ए। ये बड़ा हम सिंपल पढ़ते होते हैं, बड़ा सिंपल सा है फंडा कि सेंटर और स्टेट का सेम से होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन, एडिशनल प्रोटोकॉल। अब कह रहे हैं इन द इंडियन कंटेक्स्ट व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। भाई एडिशनल प्रोटोकॉल पूछा है, क्यों साइन किया इंडिया के कंटेक्स्ट में। द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर IAEA सेफगार्ड। द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स कम अंडर इंस्पेक्शन ऑफ IAEA। मुझे सिंपल बनाइए, सिमिलर साउंडिंग है, क्या फर्क है सिविलियन और क्या फर्क है मिलिट्री। द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम NSG, नहीं। द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स, नहीं, ये वर्ड आया ऑटोमेटिकली बिकम्स, नहीं। एडिशनल प्रोटोकॉल से ये थोड़ा होगा, NSC से क्या लिंक है। एडिशनल प्रोटोकॉल तो क्या है, बस IAEA को रेगुलेट करना है। सिविलियन वाले या मिलिट्री वाले, सिविलियन वाले तो वैसे ही होते हैं, क्या नहीं करने हैं, मिलिट्री वाले अलाउड नहीं होते हैं। एडिशनल में कुछ ऐड किया होगा तो क्या ऐड करेंगे मिलिट्री वाले। तो आंसर इज गोइंग टू बी बी। भाई मुझे एक चीज सिंपल सी बता दें, सिंपल सी बात, सॉरी इसमें एक सॉरी ये हमने गलत बोल दिया। यहां देखें कि भाई एडिशनल प्रोटोकॉल है। अब आपको पता लग गया ये तो नहीं है बिकॉज इससे NSG का क्या लेना देना। IAEA ने तो आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को क्या करना है, रेगुलेट करना है, मॉनिटर करना है। अब वर्ड क्या एडिशनल प्रोटोकॉल। अब IAEA आपके कौन से इंस्टॉलेशन को मॉनिटर करता है, सिविलियन या मिलिट्री वालों को। ऑफ कोर्स मिलिट्री वालों को, कि भाई मिलिट्री में तो आप क्या नहीं कर रहे हैं, वेपन्स को तो नहीं बढ़ा रहे हैं, तो मिलिट्री वालों को तो तुम वैसे ही करते हो। द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ IAEA। एडिशनल प्रोटोकॉल में आप कौन सी चीजें ले आओगे, अपने सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी कहां ले आओगे, IAEA के अंदर। ये क्या एडिशनल चीज है, इन एडिशन टू मिलिट्री थिंग। तो आंसर क्या है इसका, कि ये अभी नहीं है तो एडिशन में इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा, दैट इज ए इज गोइंग टू बी द आंसर, नॉट बी। ए मतलब बी तो पहले ही अलाउड है ना भाई। IAEA आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को पहले ही क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है। अब आप एडिशनल प्रोटोकॉल के अंदर कौन सी लेके आ रहे हो, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी लेके आ रहे हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ए इज द आंसर। मतलब आपको यह पता लग गया था आंसर ए और बी में से है, बिकॉज दीज आर सिमिलर साउंडिंग। और सिमिलर साउंडिंग में फर्क क्या है, बस सिविलियन और मिलिट्री का, इनमें से ही एक आंसर है। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा, वो लॉजिक लगाया आपने, कुछ चीज एडिशन ऐड कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज पहले थी बाद में ऐड की। पहले कौन सी होगी, सिविलियन या मिलिट्री। ऑफ कोर्स मिलिट्री। सिविलियन में तो वेपन्स का कोई मतलब ही नहीं है, पर इसको भी इंस्पेक्ट करवा रहे हो, किसको, सिविलियन को। जो
मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में होता है कि आप उसको और इनरिच ना करें और वेपन्स ना बढ़ाएं, तो इंस्पेक्शन करता है ये। तो उस सेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। आप खुद ही दिमाग लगा लें इसमें कि कौन कौन से पार्टनर हैं। भाई आप देखें सारे ऑप्शन नहीं है, मतलब बीच में इसमें झूठ बोला हुआ है। अगर मैंने झूठ पकड़ लिया काम हो जाएगा। तो मैं देखता हूं, मुझे एक चीज बताओ, इंडिया एशियान का पार्टनर है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो अभी आपको ये पता है RCEP, भाई यूएस से क्यों होगा इसका मेंबर? यूएस से ना इसका मेंबर RCEP में, ना वो एशियान के साथ फ्री ट्रेड करता है। चाइना होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो चाइना का से बहुत ज्यादा है, चाइना और इंडिया। 3 और 4 तो होंगे, ये सारे हो गए 3 4, 6 नहीं होगा। 1 3 4 5, 1 3 4 5, ना कनाडा है ना यूएस है। मतलब एशियान के मेंबर्स हैं, उसी के आसपास वाले जो हैं कंट्रीज, जापान, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ऐसे हैं, ना कि यूएसए और कनाडा। इनफैक्ट यूएसए तो एशियान के साथ इतना ट्रेड करता ही नहीं जितना कौन करता है, चाइना। और तभी तो यूएसए किसका पार्ट नहीं है, RCEP का। ना ये किसका पार्ट है, RCEP का। बस इतना पता होता तो भी हो जाता कि RCEP में कहाँ आते हैं, इंडिया नहीं है उसका पार्ट, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, या साउथ कोरिया है। दिस 6 कंट्रीज आते हैं। पर आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती है तो यूएस से बाहर निकाल देते हैं, आंसर वहीं से आ जाता है। यूएसए उनका पार्टनर नहीं है, तभी तो यूएसए उनसे रहता है कि भाई चाइना क्यों एशियान में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यूएसए के पॉलिटिकल रिलेशंस हैं एशियान के साथ, इकोनॉमिक्स नहीं है। अगला है विद रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब इसको पढ़ते हैं आराम से। दिस ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस 2015। एक तो ये पूछा 2015 में पेरिस में हुई क्लाइमेट समिट। मेंबरशिप ऑफ दिस अलायंस डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब मुझे एक चीज बता दो बस सिंपल सी, कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, अगर आप इसके मेंबर बन गए तो क्या आप पे चीजें बाइंडिंग होंगी? भाई आप अलायंस का पार्ट बन रहे हो, मतलब आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हो, तो उसके लोग इकट्ठे हो रहे हैं इसमें, तो बाइंडिंग थोड़ा होती हैं चीजें। ये तो प्रमोट कर रहे हो आप, अलायंस बना रहे हैं टू प्रमोट। और प्रमोट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अगर कुछ ऐसी चीज होगी तो वो बाइंडिंग नहीं होगी, फिर तो कंट्रीज कभी इसका पार्ट बन ही नहीं पाएंगी। और ऊपर से अलायंस है, अलायंस में लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं। अब कोई अलायंस में लोग इकट्ठे हुए हैं, वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो क्या होते हैं, लोग, पीपल आर कमिंग टुगेदर, द ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग टुगेदर, कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर टू प्रमोट दिस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। वो बाइंडिंग तो नहीं होगा। और दूसरा, इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस। अब आप ये भी सोच सकते हैं, हाँ भाई इंस्ट्रूमेंटल वर्ड है, क्रिएशन ऑफ दिस, तो आप बोल सकते हैं हाँ ये ऐसा हो सकता है। बाइंडिंग नहीं है, ये भी हो सकता है। अब 3 फैक्ट हैं, तीनों तो सही नहीं होंगे, तो मैं ये तो नहीं करूंगा, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। अब मैं क्या करूं, 2 3 मारूं, 2 3 मारूंगा तो आंसर क्या आएगा, C। यहां क्या मारूं, 2। कि 1 तो गलत हो गया क्योंकि 2 हमारा 2 क्या है, सही है। कि भाई ये कोई भी जो होती हैं ये मेनली क्या होती हैं, नॉन बाइंडिंग ही हैं। जो भी हम काम कर रहे होते हैं कुछ प्रमोट करने के लिए, मेनली क्या होता है, चीज़ें नॉन बाइंडिंग ही होती हैं, बाइंडिंग बहुत ही कम है। तो मैं दूसरा सही मारता कि ये बाइंडिंग का मतलब बनता नहीं है, दूसरा सही मारूंगा तो पहला भी गया, तो बचा B और C। आप देखो कि इंडिया इंस्ट्रूमेंटल है कि इंडिया बात करेगा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की। आप ये देखें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में अब इंडिया बहुत इंस्ट्रूमेंटल, इसमें इंस्ट्रूमेंटल कौन होगा, इंडिया जो डेवलपिंग है वो एग्रीकल्चर में क्लाइमेट स्मार्ट की बात करता है।
अब भाई इंडिया नहीं कर पा रहा है इसके बारे में, इसको इंस्ट्रूमेंटल नहीं है इंडिया। तो आंसर इसका क्या है? आंसर इज गोइंग टू बी, जो यूपीएससी ने दिया है। पर आप अगर सी मार्क के आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो ये सोचोगे ना कि भाई 3 फैक्ट है, तीनों सही नहीं है। दूसरा मेरे हिसाब से सही है, बिकॉज इट इज नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं होती हैं ऐसे अलायंसेस। और दूसरा, इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल, इंडिया बहुत सारी चीज़ों में इंस्ट्रूमेंटल है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा है कि इंडिया इज ओनली, इंडिया द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल, इंडिया ने एफर्ट किए हैं इसमें, तो सीम्स लॉजिकल ऑल्सो। तो 2 और 3 होता है इसका आंसर, पर वो गलत होता आंसर क्या इसका बी, पर कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप ये सोच पाते इसमें कि तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर ये सोच पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। 3 बचे, उनमें से तीनों में से कौन से के सही होने के चांस सबसे ज्यादा हैं कि इट इज नॉट बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। अगर बाइंडिंग होगी तो कोई इसका पार्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि बात क्या, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की। कोई कंट्री इसका पार्ट बन के बाइंडिंग ऑब्लिगेशन लेके बाकी कंट्रीज का पार्ट नहीं बनेगी। ये बाइंडिंग है, बाकी क्या नॉन बाइंडिंग है, वो तो वैसे ही एग्रीकल्चर में आगे बढ़ जाएंगी, ये वीक हो जाएंगी, तो ये बाइंडिंग तो नहीं होगी। तो ये सही हो गया। जैसे ही सही हुआ, 2 ऑप्शन बचे, 2 and 3। अब 2 and 3 बचे, आपको पता लगा 1 तो नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये सीम्स लॉजिकल, लॉजिकल मतलब हम मानते हैं इंडिया काम कर रहा होगा, तो हमने लगा दिया, पर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल है ना भाई, तो इंडिया ऐसे काम करता रहता है, तो क्या पता ये भी किया हो तभी पूछा हो। पर वो कह रहे नहीं है इंडिया इसका इंस्ट्रूमेंटल, तो ठीक है, हमारा गलत हो गया। तो कुछ तो गलत होना चाहिए ना भाई, ऐसा तो ना सारा कुछ ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ठीक है, कुछ गलत हो रहा है तो होने दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको समझ में आया कि वी विल डील द क्वेश्चन इन सच अ मैनर। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चंस, फिर आपका 2018 का पेपर हो जाएगा खत्म। पर आई होप आपको ये पैटर्न्स अब डिकोड होने स्टार्ट हो गए हैं, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वॉच दोज लेक्चर्स एट स्पीड ऑफ 1.5 या 2 जैसे आपको सही लगता है, बट वॉच दोज लेक्चर्स, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।